हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग व्यवहार आयुर्वेद के जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में वी विल ट्राई कि हम जितने भी अगत तंत्र में जो टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, अगत के क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट द डेफिनेशन ऑफ विष। विष संकट किसे कहते हैं ये पूछा गया है। उसके बाद आपका यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड आया है, सर्पदंश प्रकार पूछे गए हैं, फिर मूशिका विष पूछा हुआ है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेजेस ऑफ मद, फिर ये नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने भी कल भी जब डिस्कस किया था तब आपको बोला था इस पे बहुत सारे सैक पे क्वेश्चन आते हैं। स्नेक के ऊपर और वृश्चिक, दैट इज अ स्कॉर्पियो, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अलर्क विष और रेबीज, इसके लक्षण पे, इनकी चिकित्सा, दूषी विष के बारे में और गर्विष के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे विषदाता के लक्षण, वत्सना, विष कन्या, गैस्ट्रिक लवाज किसे बोलते हैं, लेड पॉइजनिंग किसे बोलते हैं, और साथ में हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस रह गए थे, दूषी विष और गुंजा विष, दर्विकर सर्प, ये इंपॉर्टेंट है दर्विकर सर्प। फिर यहाँ से लेड पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी हमने ट्रिक भी डाली हुई थी, आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से मद्य और मदात्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो हमें कवर करने हैं वो चतुर्विंशति विष उपक्रम, इनके नाम लिखने को आते हैं आपके कंप्लीटली बार बार। उसके बाद हमने स्कॉर्पियो, इसके बारे में, एकोनाइट पॉइजनिंग के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट फिर से दूषी विष, एंशिएंट मेथड्स क्या थे पॉइजनिंग के। फिर आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ लेते हैं, टेटनस और खुपीलू पॉइजन, जो बिल्कुल एक जैसे सिम्टम्स आते हैं इसलिए इनके बारे में डिफरेंशिएट करने को दे देते हैं। फिर हमें विरुद्ध आहार किसे बोलते हैं उसके बारे में आ सकता है, फूड पॉइजनिंग के बारे में आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं। सो लेट्स डिस्कस। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम विष कवर करते हैं कि विष की परिभाषा, विष क्या है। तो विष जो है, विष धातु में जो क प्रत्यय लगता है तो इसका अर्थ होता है व्याप्त होना। व्याप्त का मतलब होता है पूरी बॉडी में फैलना। तो जो शरीर की रस आदि धातुओं में शीघ्रता से व्याप्त हो जाए, जो बहुत तुरंत फैल जाए, उसे हम विष कहते हैं। विष जो है विषाद शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसे हम विष कहते हैं। तो विषम उच्यते विषादनाद हेतु। फिर नेक्स्ट आते हैं विष किसे कहते हैं। विष की परिभाषा क्या है, जो द्रव्य शरीर में प्रवेश कर रस आदि धातुओं को दूषित करता है। स्वस्थ के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके प्राणों को शीघ्र हर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विष कहते हैं। ये वैवाही, विकासी, सूक्ष्म, छेदी, मदकारी, अग्नि गुण वाला, जो वाही और प्राणनाशक होता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो आपसे दूषी विष और गर्विष के बारे में पूछा गया है। तो गर्विष जब दो और या दो से अधिक अविष द्रव्यों के संयोग से निर्मित होता है उसे हम गर्विष कहते हैं। जिसमें कि जैसे मधु, अगर नॉर्मली खाएंगे तो मधु से कुछ नहीं होगा और ना घृत से, लेकिन ये अकृत्रिम है, मतलब अविष है। इनको जब हम दोनों को एक ही इक्वल अमाउंट में ऐड करेंगे तो विष की तरह काम करेंगे। और दूषी विष क्या होता है, जो हमारी बॉडी में पड़ा रहे और धीरे धीरे हमारे प्राणों को हर ले। जैसे कि कभी स्थावर विष किसी ने ले लिया, जांगम ले लिया, कृत्रिम विष ले लिया, शरीर में कोई मल चला गया, ऐसी कोई धातु को जो धीरे धीरे शरीर की धातुओं को दूषित करते हैं उसे हम दूषी विष कहते हैं। अभी इसे डिटेल में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो विष के अधिष्ठान से था कि स्थावर विष और जांगम विष के अधिष्ठान बताओ। तो मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, त्वक, क्षीरम, सारेश्च, निर्यासो धातुश्च एव कंदश्च दशमः स्मृतः, मतलब मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीर और उसके बाद आपका सार, निर्यास और धातु कंद, ये सारी स्थावर विष के 10 के 10 अधिष्ठान होते हैं। जांगम विष के अधिष्ठान की अगर हम बात करें तो वो 16 होते हैं, जिसमें आती है आपकी दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरी, शुक्र, लालसा, आर्तव, मुख, उसके बाद समदंश, विशार्दित, तुंड, अस्थि, पित्त, शुक और शव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विष के वेग के ऊपर था। तो वेग और वेगांतर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आयुर्वेद में आपको पता है 7 धातुओं का वर्णन किया गया है और इन 7 धातुओं में प्रत्येक बीच में एक एक कला होती है। विष क्रम से इन धातुओं में प्रवेश करता है। तो जब ये विष एक कला का अतिक्रमण करके जब दूसरी धातु में एंटर करता है तब विष को एक वेग काउंट हम लोग करते हैं। विष जिस धातु में प्रविष्ट होकर उसे दूषित करता है उसी के लक्षण संबंध में उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रथम वेग की, तो हमें प्रथम वेग में वमन, प्यास, क्लम, मोह, लालसराव, ये होगा। द्वितीय वेग में क्या होता है, मूर्छा, चक्कर, जम्भाई, कंपन, तमक, श्वास और शरीर में विवरणता। तृतीय वेग जो ज्यादातर है स्किन डिसऑर्डर, वो होंगे जैसे कि कंडू, कोट, मंडल उत्पत्ति और सूजन। चतुर्थ वेग में क्या होगा, हमें दाह, मूर्छा, वमन, अंगों में शूल। और पंचम वेग में क्या होगा, दृष्टि मंडल पे जाके इफेक्ट दिखेगा, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, प्रत्येक वस्तु नीले रंग की दिखती है। षष्टम आपको याद रखना होता है हिक्का से, और लास्ट में आके जो कंधे, पीठ और कटी प्रदेश, उसका टूटना, स्कंद भंग जिसे बोलते हैं। और अंतिम वेग तो पता ही अष्टवेग होते हैं जिसमें मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विष के संकट। तो जब विष प्रभाव वर्धक अधिकांश समस्त कारण जब एक साथ मिल जाते हैं तो विष संकट की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अगर विष की प्रकृति पित्तज और पित्तजी, उसको रीजंस मिल जाए। विष काल जो है वर्षा और ग्रीष्म में हो रहा है, तो वही अन्न, कटु एवं तिक्त खा लिया है और उस टाइम पे विष है, और दोष हमारा पिथि और दूष्य रक्त, जब सब कुछ अधिकांश घटकों की उपस्थिति हो जाएगी तो विष संकट हो जाएगा। इसमें इस स्थिति में 100 में से कोई एक ही जीवित रह पाता है।
विष के उपद्रव पे क्वेश्चन था, तो ज्वर, कास, वमन, श्वास, हिक्का, अतितृष्णा, मूर्छा, अतिसार, मलअवरोध, आन्हा, बस्ती रुजा, शिराशूल, पूती, रक्तस्राव, विषवत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विषदाता के क्या लक्षण होते हैं, तो अत्यंत शंकित मिलेगा, बहुत अधिक या कम बोलने वाला मिलेगा, शरीर की कांति का ह्रास हो जाएगा, स्वभाव उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। विषपीत के लक्षण अगर देखें तो घर में धुएं के समान काले रंग का मल, मुख में से फैन या झाग निकलना, आधमान होना, गर्म अश्रु निकलना, शरीर में विवंता, झाग युक्त वमन और अंगों में शिथिलता का होना। सामूहिक विष का प्रयोग ये आपसे पूछा गया है, दैट इज केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो केमिकल वॉरफेयर क्या होते हैं, जब प्राचीन कालों में जो शत्रुओं को मारने के लिए सामूहिक रूप से जब विषयों का योग बनाया जाता था उस देश में की भूमि, जल, वायुमंडल, इनमें हम जहर या विषाक्त कर देते थे, तो उसकी वजह से पूरा एक एरिया का लोगों की डेथ हो जाती थी। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी शत्रु सेना में सामूहिक रूप से कुष्ठ, प्रमेह, क्षय, ज्वर, उन्माद आदि रोगों से प्रसर का वर्णन किया है। तो आपसे एक क्वेश्चन आया था ना, प्राचीन में कैसे मारते, तो उसमें सामूहिक रूप से कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कुष्ठ, प्रमेह, क्षय, इन सब आदि रोगों का प्रसर करके मारा गया है। वर्तमान युग में प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें केमिकल्स और विषैली गैसों का प्रयोग करा गया। तो इस तरीके से न्यूक्लियर वॉरफेयर और केमिकल वॉरफेयर के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है वो स्नूही था। स्नूही को हम क्या बोलते हैं, यूफोर्बियम नेरिफोलिया। तो इसके अंदर यूफोर्बिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, थुअर, सेहुन, थार। तो आपको ये याद रखना है कि स्नूही से सेहुन याद रखना है, ठीक है। सेहुन जो है वो थार गाड़ी चलाते हैं, तो थार, थुअर और सेहुन। एक्टिव प्रिंसिपल इसका यूफोर्बिया है, कैल्शियम मैंडेलेट है। इसके अगर लक्षण और चिन्ह की बात करें तो स्नूही दुख त्वचा पर जब लग जाता है उसका जो शीर है तब दाह, शोभ और शोथ बन जाता है। आंखों में गिर जाएगा तो क्या होगा, अंधता आएगी, नेत्र अभिषेक हो जाएगा, नेत्र शोथ होगा। अगर स्नूही क्या है, अगर आंतरिक प्रयोग कर लिया जाए तो गंभीर वमन और अतिसार होगा और मूर्छित हो जाएंगे, अक्षेप, कन्वल्जन्स आएंगे। आपसे इसमें फैटल डोज एंड फैटल पीरियड पूछा था, तो फैटल डोज और फैटल पीरियड की बात करें तो वो हमारे को अनिश्चित, अनसर्टेन होती है। ये याद रखना इजी रहेगा कि स्नूही अनसर्टेन है। सामान्य चिकित्सा क्रम और अर्क के समान चिंचा एवं गैरिकस में प्रयोग किया जाता है। वमन विरेचन, हर औषधि का प्रयोग और भैंस के दूध से स्नूही की विषाक्तता में उपयोगी बताया गया। अन्य लाक्षणिक चिकित्सा कोई विशेष लक्षण इसमें देखने को नहीं मिलता है। स्नूही दुग्ध का जो प्रयोग है दैट इज इम्पोर्टेंट इन इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड में एमटीपी के टाइम पे इसका यूज लोग करते हैं। फिर आता है लांगली, दैट इज ग्लोरियोसा सुपरबा। लांगली है आपका ला से लांगली, ला से लिलियेसी कुल, जो पूरे भारत में पाई जाती है। इसकी लता बहुत सुंदर एवं मुख्यतः वर्षा ऋतु में मिलती है। इसमें लाल वर्ण के पुष्प आते हैं। कलिहारी इसको कलिकारी, विषलांगली आदि भी बोला जाता है। इसके एक्टिव प्रिंसिपल सुपरबाइन और कॉल्चिसिन होते हैं। लक्षण की अगर बात करें तो दाह, वमन, विरेचन, भ्रम और अति स्वेद। घातक मात्रा स्नूही और लांगली दोनों की ही अनसर्टेन है। सामान्य चिकित्सा और क्रम लाक्षणिक चिकित्सा आवश्यकता अनुसार की जाती है। इसमें भी कुछ ऐसा सच मिलता नहीं है पोस्टमार्टम में। और मेडिकल लीगल में क्या है, इसका भी सेम गर्भपात, तो स्नूही और लांगली आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, एक साथ आपको याद हो जाएगा। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आता है गुंजा, जो मोस्टली शॉर्ट आंसर में पूछा ही जाता है। इसको हम एब्रस पेक्टोरस नाम से जानते हैं। गुंजा जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली का एक मेंबर है। इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल इमली के पत्तों के सदृश देखे जाते हैं और बीज बिल्कुल मटर के बीज की आकृति वाले होते हैं। सुश्रुत अनुसार जो गुंजा है वो मूल विष है। इसके पंचांग के पूरे पंचांग विषाक्त युक्त होते हैं। इसमें हम लोग इसको रत्ती, गुगुंशी, रक्ता, रक्तिका, शीतवाहकी ये भी बोलते हैं। गुंजा के अंदर एब्रिन, एब्रेलिन और एब्रिक एसिड, हीमोग्लूटिनिन देखने को मिलता है। गुंजा के अगर लक्षण की बात करें तो पेट से रिलेटेड उदरशूल, वमन, विरेचन, दुर्बल नाड़ी और हीमोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट है जो सर्कुलेशन कोलैप्स करता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। और स्थानिक प्रयोग में कष्टकर शोथ उत्पन्न से 2 बीज की मात्रा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपको 24 से 72 घंटे का टाइम चाहिए होता है। गुंजा बीज चूर्ण से निर्मित एक सुई की वर्ती बनाई जाती है। ये याद रखना है आपको कि जो सुई है, ये पूछा जाता है कि सुई वर्ती किसके उससे बनती है, तो स्नूही नहीं है, इसका आंसर गुंजा है। तो आपको कई बार वाइवा में कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको याद रखना है गुंजा। इसमें एंटी एब्रिन का इंजेक्शन दिया जाता है एसिड पेप्सिन मिश्रक मुख द्वारा। मूत्र की क्षारता दैट इज अल्कलाइन पीएच बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। चौलाई के रस को मिश्री से मिलाकर गुंजा का जो विष है वो शांत हो जाता है। अगर इसको खा लें तो आमाशय और आंतरिकी श्लेष्मिक कला, शोथ और साथ में रक्त स्रावी धब्बे मिलेंगे। व्रण के स्थान पर शोथ मिलेगा। इससे निर्मित एक सुई बनाई जाती है। हृदय, लंग्स और अन्य अवयवों में रक्त अधिक्य मिलता है। इसका यूज पशु की हत्या के लिए किया जाता है। कभी कभी गुंजा सुई मानव के वध के लिए भी यूज होती है। गुंजा का स्त्रियों में अभ्यंतर प्रयोग करके गर्भ निरोधक का
कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ओपियम के ऊपर, जिसको हम अहीफेन कहते हैं। पेपरविरेसी फैमिली का ये पौधा होता है, इसको हम पेपेवर सोमिनिफेरा भी कहते हैं, पोपाई भी कहते हैं। इसके बीज कैप्सूल, इनको जब चीरा लगाते हैं उसमें से एक दूध निकलता है और उसका निर्यात ही अहीफेन कहलाता है, डोडा जिसे बोल सकते हैं फल को। भारत में इसकी खेती भारत सरकार की आज्ञा लेकर की जाती है। इसके पर्यायवाची नीफेन, अहीफेन, अफेन, नागफेन ये सब होते हैं, अफीम भी बोलते हैं। इसमें फिनेंथ्रीन मिलता है, जिसके एक्टिव प्रिंसिपल्स में मॉर्फिन, कोडिन, थियाबिन और बेंजाइल आइसोक्विलिन, जिसके अंदर पैपावेरिन और नार्कोटिन। इसके लक्षण 3 स्टेजेस, आपसे यहाँ पे भी आपके मेनली शॉर्ट में स्टेजेस ही पूछे थे, बट मैं लॉन्ग आंसर भी साथ साथ कवर करवा रही हूँ। तो स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, जिसको हम उद्दीपन अवस्था कहते हैं। स्टेज ऑफ स्टूपर दैट इज जारिम अवस्था। स्टेज ऑफ कोमा दैट इज सुषुप्त अवस्था। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होता है, अल्प अवस्था अति अल्प समय के लिए रहती है। अहीफेन की अधिक मात्रा में लिए जाए तो दूसरी अवस्था के लक्षण तुरंत उत्पन्न होते हैं। पहली अवस्था में विभ्रम, हेलुसिनेशन, मानसिक चिंता का समाप्ति, एक रिलैक्सेशन ऑफ मेंटली। उसके बाद हंसना, अधिक बोलना, हृदय गति में वृद्धि, श्वास में अहीफेन गंध आना और बच्चों में अक्षेप दैट इज कन्वर्जन्स। स्टेज ऑफ स्ट्यूपर में क्या होता है, सर में दर्द, अंगौरवता, भ्रम, तंद्रा, नेत्र तारकों में संकोच, चेहरे एवं होठों में श्यावता और इस अवस्था में नाड़ी एवं श्वास गति सामान्य बनी रहती है। सुषुप्त अवस्था में स्टेज ऑफ कोमा, सुषुप्त अवस्था में रोगी मूर्छित होकर गंभीर संन्यास में चला जाता है। ये याद रखना है, रोगी किसी भी बाह्य उद्दीपन द्वारा नहीं जगता। त्वचा शीत एवं स्वेद युक्त होती है, चेहरा, होठ और उंगलियां श्रावता उत्पन्न होती है, नाड़ी मंद और अवरोधी हो जाती है, श्वसन गति मंद हो जाती है, तापक्रम सामान्य से जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का उससे कम हो जाता है। रोगी के श्वास में अहीफेन की गंध आती है और अंत में श्वास अवरोध होकर सीधा मृत्यु हो जाती है। फेटल डोज की बात करें तो अहीफेन, मॉर्फिन एंड कोडिन, तो अहीफेन 2 ग्राम्स लिखना है, आगे 0 पॉइंट लगाना, फिर सीधा आधा ग्राम। फिर इसकी जो हम लोग बात करें डोज की और उसके बाद हम टाइम पीरियड की, तो इसका याद रखना 9 से 12 घंटे में डेथ होती है। ट्रीटमेंट सामान्य चिकित्सा क्रम, साथ में पोटेशियम पर मैग्नेट इज वेरी हेल्पफुल। प्रतिविष, ये आपसे पूछा गया था अभी क्वेश्चन में कि अहीफेन की जो प्रतिविष एंटीडोट है वो एक तो नैलोरफिन है और एक नैलोक्सोन है। तो नल याद रखना है, नल कर देगा अहीफेन को खत्म, दैट इज 0.4 to 2 grams ऑफ IV एंड 5 to 10 grams। मैग्नीशियम सल्फेट के घोल को आयरन के तेल के द्वारा नालिका के द्वारा विषय में प्रवेश करते हैं। बस इसके बाद आपको पोस्टमार्टम याद रखना है, तो श्वास अवरोध के चिन्ह मिलेंगे, मुख, नख, होष्टा में श्यावता, मुख शोथ। अभ्यांतरिक देखे तो आमाशय में अहीफेन मिलेगा, श्वास प्रणाली में रक्त अधिक्य मिलेगा, शरीर के अंतर्गत भी रक्त की अधिकता मिलेगी। आत्महत्या, पर हत्या, नवजात शिशु हत्या, पशु हत्या और दुर्घटना जन्य कारणों में यूज होता है। धतूरा की बात करें उसे हम थॉर्न एप्पल कहते हैं, सोलेनेसी फैमिली का ये पौधा है। श्वेत धतूरा और काला धतूरा 2 तरीके के मिलते हैं। श्वेत में सफेद पुष्प और काले धतूरे में काले पुष्प पाए जाते हैं और धतूरे के भाग विषैले होते हैं। सर्वाधिक विषाक्तता इसके फल और बीज में मिलती है। पर्यायवाची की बात करें तो धतूर, कित्व, उन्मत्त, कनक, कष्टफल ये सब इसके पर्यायवाची हैं। सक्रिय तत्व की अगर बात करें तो धतूरिन, इसके अंदर एक कंपोनेंट एक्टिव प्रिंसिपल मिलता है, हायोसिन, हायोसायामाइन और एट्रोपिन मेनली धतूरा में मिलता है। साइंस एंड सिम्टम्स, मुख में कटुता, मुख और कंठ शुष्क हो जाता है, भ्रम, वमन, प्रलाप और चित्त विपर्य। उसके बाद इसमें तंद्रा, अवसाद और संन्यास और श्वास अवरोध से मृत्यु। फेटल डोज कितनी है, 100 से लेके 125 बीज। दिस इज इम्पोर्टेंट, 100 से 125 बीज ये आपको याद रखनी है। और 24 घंटे में धतूरा, ऐसे याद रखना है कि जब जिस दिन ये भांग वगैरह बनती है, धतूरा चढ़ते हैं, तो पूरा एक दिन लगता है, एक दिन हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 घंटे धतूरा याद रखना है। आमाशय प्रक्षालन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, इसकी भी एंटीडोज आपको याद रखनी है, प्रोस्टिजुमाइन दैट इज 1 to 2 mg IM और IV। डायज़ेपम देते हैं हम फॉर कन्वर्जन्स। धतूरे के विष से पीड़ित रोगी को मधुर या चीनी युक्त दूध देके वमन कराना होता है। फिर नेक्स्ट इसमें आमाशय में धतूरे के बीज मिलते हैं, रक्त अधिक्य मिलता है, धतूरे के बीज पोती रोधी होते हैं। को भल्लातक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, जो भल्लातक होता है उसको जो धोबी है वो मार्किंग नट के नाम से आते हैं, क्योंकि वस्त्रों में निशान लगाने के लिए यूज होता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, मार्किंग नट दैट इज सेमिकार्पस एनाकार्डियम, और भल्लातक के बारे में बताओ तो ये आपको लिखना है। इसके सिनोनिम्स भिलावा, भेलतुकी, बीबा, रुष्कर, अग्निक ये सब होते हैं। सैमाकार्पोल और भिलेविनॉल इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। त्वचा के संपर्क में जैसे ही आएगा शोभ उत्पन्न करेगा, एक्साइमा करेगा और साथ में विस्फोट। फिर आपको दाह, कंडू, ज्वर, मूत्र कृष्णा, मूत्र रक्तता ये सब देखने को मिलती है। 5 से 10 ग्राम की फेटल डोज और 12 से 24 घंटे इसका फेटल पीरियड है। सेम सामान्य चिकित्सा क्रम, धोकर वहां पे शहद, घी या मरहम लगाएं, अभ्यंतर सेवन में गर्म पानी, आमाशय प्रक्षालन करके दुग्ध पिलाया जाए।
नेक्स्ट आपको वत्सनाभ दैट इज एकोनाइट। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एकोनाइट एक्सप्लेन करो, या ऐसे आ सकते हैं कि वत्सनाभ बताओ। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। एकोनिटम फेरोक्स इसका नाम होता है, सुंदर से पुष्प इसके अंदर मिलते हैं, हिमालय पर्वत पे ही उत्पन्न होते हैं। और जो वत्सनाभ है उसका भाग विषालु सारे के सारे पंचांग होते हैं। मेनली विषाक्तता इसके मूल और जड़ में पाई जाती है, जिसको बच्छनाग, मीठा तेलिया, डकरा, श्वेत विष और अमृत के विष के नाम से भी, मीठा विष के नाम से भी क्वेश्चन आता है। एकोनिटिन इसके अंदर एकोनिन ये सब मिलता है। अशुद्ध अगर वत्सनाभ का सेवन करते हैं तो मुंह, होठ, जीवा, कंठ में दाह, उदरशूल, वमन, तीव्र शिराशूल, भ्रम, नाड़ी मंद और अनियमित मन, श्वास गति और श्वसन निपात, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। फैटल डोज की बात करें तो जड़ का 1 ग्राम, टिंचर दैट इज 25 बूंद, 250 mg ऑफ एक्सट्रैक्ट एंड 4 mg ऑफ एल्कलॉइड, ये मेनली हमें याद रखना है। फैटल पीरियड की अगर बात करें तो 1 से 5 घंटे, मिनिमम 45 मिनट्स एंड मैक्सिमम 24 आवर्स। तो ये आपको यहाँ पे भी याद रखना है। नेक्स्ट इसकी चिकित्सा सेम सामान्य चिकित्सा क्रम, फिर वही आमाशय प्रक्षालन करना है। कार्डियक एरिथमा बस आपको याद रखना है, इसमें उत्पन्न होता है। ब्लड प्रेशर जो है वो अवस्था में नॉर एड्रेलिन का प्रयोग करा जाता है। इसके अंदर एक पल पटवन वृक्ष का रस शक्कर में मिलाने से वत्सनाभ की विष की विषाक्तता कम होती है। नेक्स्ट कुपीलू जिसको स्ट्राइकनस नक्सवोमिका कहते हैं, लॉगेनेसी फैमिली का है, 40 से 50 फुट होता है। इसमें स्पाइनल पॉइजन के नाम से आपको याद रखना है इसको, कि ये स्पाइनल पॉइजन होता है। ठीक है, इसके पर्यायवाची कुचीला, इसके बाद कुचेल, कुचील, विषतुंदुक ये सब बोलते हैं। स्ट्राइकनिन इसके अंदर मिलता है। कुपीलू के जो बीज होते हैं वो कठोर आवरण वाले होते हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव रस का नहीं पड़ता, तो उसके समुच बीज को खाने के बाद विषाक्तता की कोई प्रक्रिया नहीं होती। अगर आवरण हटाकर बीजों को तोड़कर या चबाकर खाने से 15 मिनट में 1 घंटे के अंदर क्या क्या लक्षण आएंगे? स्टिफनेस पूरी गर्दन और मांसपेशियों में, पेशियों का करना, ट्विचिंग, आक्षेप और आक्षेप से इसमें पृष्ठ आयम वाली कंडीशन जिसको ऑफिस्थोटोनस बोलते हैं। मात्र सिर का पिछला भाग और एडिया ही जमीन पर स्पर्श करती है। अंतर आयम में शरीर वक्रता विपरीत दिशा में देखने को मिलती है। पार्श्वायम जिसको प्लूरस्थोटोनस बोलते हैं, इसमें वक्रता जो टेढ़ापन है वो पार्श्व की ओर हो जाता है। फिर शरीर में यहाँ पे शाफ्ता दैट इज साइनोसिस आने लगती है, रक्त मिश्रित झाग मिलते हैं। 2 चीज पूछी जाती है दैट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन कुचला विषाक्तता और साथ में धनुर्वात जो कि टेटनेस है। तो इसके अंदर इसका कोई इतिहास में विषाक्तता का इतिहास रहा होगा कोई विष का, बस धनुर्वात के अंदर कोई भी ऐसा आघात का इतिहास मिलेगा। ये आकस्मिक होती है, वो क्रमिक होती है। साथ के अंदर जो सामान्य और सभी पेशियों में जो होती है ये आक्षेप कन्वर्जन्स कुचला में देखने को मिलते हैं। लेकिन हनुस्तंभ सबसे पहले उत्पन्न होगा किसके अंदर? टेटनेस वाले में। यहाँ पे क्लोनिक स्पैज्म, इधर टोनिक स्पैज्म में। यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा आवेगों के बीच में, पूर्ण विश्रांति तक आवेगों के मध्य पूर्ण, और यहाँ पे आवेगों के मध्य पूर्ण विश्रांति रिलैक्सेशन कभी नहीं मिलेगा। इसमें मृत्यु शीघ्र होगी, उसमें देरी से। साथ में मल तथा वामक पदार्थों में यहाँ पे रासायनिक स्ट्रिक्निन के अंश है लेकिन वहाँ पे नहीं होते और ये नकारात्मक होती है, और यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फैटल डोज 2, यहाँ पर फैटल डोज 2 ग्राम चून ली गई है और 15 से 30 मिलीग्राम। साथ में घातक मात्रा के बाद काल की बात करें 1 से 2 घंटे इसके हैं। और अक्षेप जो होता है वो उसमें क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। आमाशय प्रक्षालन प्रतिविष इसके अंदर सोडियम पेंटोथेल देते हैं और सोडियम अमाइटल, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर उसके अंदर हमें चारकोल देते हैं, डाइजापैम देते हैं फॉर कन्वर्जन्स। फिर नेक्स्ट जो याद रखना है इसके अंदर, नेक्स्ट हमें जयपाल पढ़ना है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम चित्रक डिस्कस करते हैं। इसको प्लम्बागो ज़ैलिनिका बोलते हैं। प्लम्बिगैसी फैमिली का ये पौधा है। इसके बाद इसकी पूरे भारतवर्ष में खेती होती है। इसका 3 से 6 फुट ऊंचा पौधा देखने को मिलता है जो वायुवर्षीय होते हैं। 2 तरीके के, श्वेत चित्रक और रक्त चित्रक, जिसके अंदर हमें 2 टाइप के फ्लावर्स के बेसिस पे है, श्वेत वर्ण और रक्त पुष्प वर्ण के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। प्लम्बागिन इसके अंदर एक एक्टिव प्रिंसिपल, सक्रिय तत्व जिसको बोल सकते हैं, और गले और आमाशय एवं समस्त शरीर के अंदर शोथ मिलेगा, वमन, अतिसार, शीर्ण नाड़ी और मूत्र कृच जैसी अवस्था इसकी साइंस एंड सिम्टम्स में हमें देखने को मिलती है। गर्भ अवस्था में ये श्रोणी प्रदेश के अवयवों में जाके दाह उत्पन्न करेगा, अतिसार करेगा, रक्तस्राव, गर्भाशय को संकोचित करके, और 3 से 6 घंटे में गर्भपात हो जाएगा। अनिश्चित इसकी डोजेस भी है और पीरियड भी है, ये आपको याद रखना है। सामान्य चिकित्सा इसमें करी जाती है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट जो याद रखना है वो कौन सा ड्रग है। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो गर्विश और दूषी विषय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब नाना प्रकार के प्राणियों के अंग से उत्पन्न जब मल, विरुद्ध औषधियों की भस्म, अल्प वीर्य वाला होता है, इन सब के योग से जो बनता है उसे हम गर्विश कहते हैं। साथ में इसमें अविश द्रव्यों का प्रयोग होता है जिसके अंदर से मधु और घृत हम सब मात्रा में ले सकते हैं, तो ये गर्विश नाम से जाना जाता है। शरीर में जाके बहुत टाइम में ये पचता है और साथ में ये शरीर के प्राणों को भी हर लेता है। दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री और क्या करती है, अपने प्रेमी को वश में करने के लिए अपना पसीना, कोई खाने में
मल आदि मिलाकर उसको देकर कृत्रिम विष का प्रयोग करती है और उसमें अन्न में मिलाकर दे देती हैं। गर्विष के अगर लक्षण देखें तो शरीर कृश पांडुवर्णी, जठर अग्नि मंद हो जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आधेमान होगा, हाथ पैरों में सूजन होगी, विभिन्न उदर विकारी, गृहिणी, गुल्म आदि मिलेंगे, ज्वर मिलेगा, अशुभ सपने आएंगे जिसमें शेर, बाघ, भालू देखने को मिलेंगे। अलग अलग इसमें परीक्षा की जाती है। शॉर्ट आंसर में इतना काफी है। दूषित विष की अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर पहले लाक्षणिक चिकित्सा में मंद अग्नि में हम पूर्वा, मूर्वा, अमृत और पिपली, और त्रिफला श्वास का सिक्का में, और उदर रोगों में हम स्वर्ण भस्म विद निर्गुंडी। इसके बाद दूषित विष क्या होता है? जब देश काल अन्न दीवा स्वप्न आदि के द्वारा बार बार दूषित हुआ विष जो शरीर में पड़ा हुआ है रस आदि धातुओं को दूषित करता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी विष पड़ा हुआ है, स्थावर जांगम कोई भी बहुत कम मात्रा में पड़ा हुआ है, लेकिन वो बार बार जब उसको प्रकोपित अवस्थाएं मिलती है तब वो जाकर हमारे शरीर को दूषित करता है। तो ये याद रखना है। संधियों में शिथिलता, अंगमर्द, निद्रा अधिक आएगी, जन्मभाई, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। धातुएं पुनः पुनः दूषित हो जाती है, रोमांच वाली स्थिति, भारीपन, अंगमर्द, ये सब। अब दूषित इस विष जो होता है, पीड़ित रोगी में अतिसार, नाना वर्ण के मल को निकालना, दूषित रक्त वाला, अरोचक से पीड़ित, मूर्छा, वमन, अस्पष्ट आवाज और मोहित होता हुआ दूषोदर लक्षणों को उत्पन्न करता है। ये नेक्स्ट आपको याद रखना है। फिर अगर रस धातु में जाएगा तो अरुचि, रक्त में जाएगा मंडल कोठ और कुष्ठ, मांस में जाएगा मांस अर्बुद, मेद में जाएगा मेदो ग्रंथि, अस्थि में जाएगा हृदयदंत और मज्जा में जाएगा तमहा प्रवेश, और शुक्र में जाएगा तो क्लेवे जैसी चीजों को उत्पन्न करेगा। फिर आपको जो नेक्स्ट याद रखना है कि दूषित विष में हम क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से स्वेदन, वमन, विरेचन करेंगे। इसके बाद संशोधन करने के बाद दूषित विष से छुटकारा मिलेगा। फिर हमें 1 से 3 ग्राम दिन में मात्रा इसकी, और 2 बार मधु के साथ क्या देना है, पिपली, धान्यक वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो विरुद्ध आहार से था, दैट इज इनकम्पैटिबल फूड्स। जिन द्रव्यों का परस्पर हम एक साथ मिलाकर या खाते हैं, पीते हैं, बट उनके अंदर क्या होता है, कुछ विषाक्त प्रभाव उत्पन्न हो जाए उनके मिलाने से, तो उसे हम विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे मछली को मछली का मांस दूध के साथ नहीं खाना चाहिए है, मूली, लहसुन, सहजन आदि खाकर दूध नहीं पीना चाहिए। इसी तरीके से पके हुए बढ़ल के फल को उड़द की दाल के साथ नहीं खाना चाहिए। तो इसके जो लक्षण आते हैं उसमें क्या होता है, जो द्रव्य दोषों को उत्कृष्ट कर देते हैं परंतु बाहर नहीं निकालते, उसे हम विरुद्ध कहते हैं। और ये द्रव्य शरीर के धातुओं के प्रतिकूल होने पर भी शरीर में स्थिर रहता है। तो उसके बाद आपको विरुद्ध आहार पता होना चाहिए। 18 होते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने विरुद्ध आहार आपको लर्न कराया था एक ट्रिक से। चरक का जो 1 शॉट रिवीजन था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें आपको याद करने का जो तरीका था वो ये था, किसी एक देश में किसी समय पे किसी काल में आग लग गई, अग्नि, उसकी वजह से बहुत सारी मात्रा में वहां पे लोग आ रखे थे। तो उनके अंदर क्या हुआ, दोष प्रकोपित हो गया। तो कुछ लोग तो उस दोष के लिए साथ में थे, मतलब हैबिचुअल थे, तो वो तो नहीं मरे, लेकिन कुछ क्या हो गया, किसी किसी का अंतिम संस्कार करना पड़ गया। अब अंतिम संस्कार क्रम से किया गया, जो पके हुए दोष है उसकी वजह से उनका आग में पक गए वो लोग, विधि अनुसार संयोग से लोगों के उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो किसी का पहले हृदय जल गया था, किसी की कोष्ठ में आग लग गई थी, तो उनके परिहार पर मतलब आक्रमण को बोल सकते हैं। फिर उनका कुछ जो बच गए थे उनका तो उपचार करवा दिया गया और अवस्था अनुसार उनको देखा गया। उसके बाद इनके अंदर संपर्क करा गया एम्बुलेंस वगैरह से, तो संपद हो गया। यहाँ से अग्नि हमने कवर कर लिया, संपद करके वीर लोग उन्हें लेके चले गए। उसके बाद ये देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा, साथ में दोष, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृदय, संपद और विधि, ये आपका विरुद्ध आहार का आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आते हैं चरक के विश्व उपक्रम में जो चिकित्सा उपक्रम है वो पूछी ही जाती है, जो चतुर्विंशति, दैट इज 24। तो आपको ये याद रखनी होती है, मंत्र, अरिष्ट बंधन, उत्कर्तन। तो आप ये हमें माँ से उन याद रख सकते हो निष्पीड़न के लिए। माँ यूएन से बिलोंग कर रही है, यूनाइटेड नेशन, तो माँ उन। फिर आपको याद क्या करना है, माँ उन, यूएन आ, ठीक है, आ से आचूषण, ठीक है। फिर उसके बाद किस लिए बुला रहे हैं, चोट लग गई है उसमें अग्नि कर्म करना है, तो अग्नि कर्म ये नेक्स्ट हो गया। और या फिर परिषेक करो या निलाओ, अवगाहन या रक्त मोक्षण करो, वमन या विरेचन, ये सारी उपधान, दैट इज मेडिकेशन, जो स्कैल्प के ऊपर देते हैं, या फिर हृदय को आवृत करके प्रोटेक्ट करो। और क्या करवा रहे हैं वो, अंजन करवा सकते हैं, नस्य, धूम, लेह, या फिर कोई औषधि जिसकी नीड हो, या प्रदमन या प्रतिसारण, प्रति विष, विष की अपोजिट कोई मेडिसिन हो जिसकी वजह से उनकी जो संज्ञा स्थापन है, रिसस्टिटेशन, वो हो जाए, या फिर लेप लगा के मृत व्यक्ति को जीवित कर दो, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये 24 होते हैं, इनको आपको बस शॉर्ट आंसर में नाम लिखना है, बाकी लॉन्ग में इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं जांगम विष। जांगम विष में क्या क्या आता है, आपके सर्प विष आता है क्वेश्चन मेनली, अलर्क विष से भी क्वेश्चन आता है, रेबीज, एक वृश्चिका आ जाता है, एक लूता आता है, एक मूशिका आता है, मेनली यही पूछे जाते हैं। तो सर्प विष की बात करें तो स्नेक पॉइजन होता है, सर्व अधिक घातक माना गया है, सद्यो प्राणहर होता है, सर्प के भेद बताने हैं। तो भागवत अनुसार क्या है, दिव्य और भूम। सुश्रुत अनुसार क्या है, भूम सर्प में भी
दर्विकर, और आपसे यही पूछा जाता है मेनली, दर्विकर, मंडली, राजीमन, विक्रंज और निर्विश। तो आपको इसके पहले तो नंबर ही याद होने चाहिए, ये कितने हैं 26। और उधर क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था दर्विकर पे। दर्विकर क्या होते हैं, हुडेड होते हैं, इनके ऊपर हुड प्रेजेंट होता है। कॉइल्ड कौन से होते हैं, मंडली और राजीमन स्ट्रिग लाइन्स वाले हाइब्रिड स्पीशीज को विक्रंज, और निर्विश इज नॉन पॉइजनस। तो 26 ये होते हैं, 22 मंडली, 10 और ये 12। तो आपको ये याद रखना है, इसी प्रकार के होते हैं। सर्प, दर्विकर, मंडली और राजीमन चरक अनुसार बताया गया। लिंग भेद से नर, मादा और नपुंसक, वर्ण भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दिव्य सर्प कौन से होते हैं, जो पर्वत, समुद्र या द्वीप सहित संपूर्ण पृथ्वी को धारण करके रखे, होम अग्नि के समान तेजस्वी, क्रोध युक्त हो, ठीक है, अपनी दृष्टि या निश्वास से ही संपूर्ण जगत को जो नष्ट कर दे। शास्त्रों में वासुकी, तक्षक, अनंत, नंद, उपनंद नामक के अनेक दिव्य सर्प मिलते हैं। भौम कौन से होते हैं, जो भूमि पर विचरण करने वाले सर्प होते हैं, उन्हें हम भौम कहते हैं। ये 80 प्रकार के हैं। 5 प्रकार इसमें दर्विकर सर्प जो होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। तो दर्विकर सर्प क्या है, 26 कुल संख्या है। इनके ऊपर आपको जो इनका हुड है उस पे कोई चक्र बना हुआ दिख सकता है, छत्र बना हुआ, स्वास्तिक, अंकुश, ऐसे चिन्ह धारण करने वाले। इनका रस कौन सा है, कटु, विष, गुण जो है रुक्ष, और दोष प्रकोपित, याद रखने वात। ऑर्डर में है वात, पित्त, कफ। तो विचरण काल कौन सा होगा, वात का दिन में है, और घातक अवस्था तरुण अवस्था। घातक काल वर्षा काल, वा से वात, वार से वर्षा, और वर्षा में आपको पता है वात प्रकोपित हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हो। और युवा अवस्था में वात डोमिनेंस होता है, तो ये भी। फिर मंडली सर्प दैट इज 22। तो नाना प्रकार के ऐसे चित्र बने होंगे, जैसे मंडल आकृति, अग्नि के, सूर्य के, कांति युक्त होते हैं ये। अम्ल इसका रस है, उष्ण है, पित्त है, रात्रि के पहले और दूसरे और तीसरे प्रहर में और मध्यम अवस्था में पित्त डोमिनेंसी होती है, और शीतकाल में घातक होते हैं। राजीमन सर्प इज 10। नाना वर्ण की तिरछी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी होंगी या फिर बिंदु बने होंगे। मधुर, शीत, कफ रात्रि के अंतिम प्रहर में, और ये हो गया कफ वाली अवस्था, तो वृद्ध अवस्था और ग्रीष्म काल। यहाँ पर हमें वैसे तो याद रखने के लिए कफ हमारा स्टार्टिंग के फेज में होता है वह के अनुसार, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी वृद्ध से कफ याद करना है, और वात को आपको याद करना है युवा अवस्था से, तरुण अवस्था। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है वैक्रंज, दैट इज कुल 10, 10 संख्या में होते हैं। और दर्विकर, मंडलिन और राजीमन ये सारे उत्पन्न संकर जाति के सर्प वैक्रंज में आते हैं। निर्विष कितने हैं, 12। इनके दंश किस प्रकार से भी विषाक्तता उत्पन्न को नहीं करते। फिर लिंग भेद से नर सर्प कैसे होते हैं, बड़े आकार के, बड़े बड़े याद रखना, बड़ी आंख, बड़े जीभ, विस्तृत शरीर वाले, दष्ट प्राणी, ऊपर से की इसकी जो आंखें है वो दष्ट प्राणी है, उसमें ऊपर की ओर देखता है वो, और इनका स्वर उच्च होता है। मादा सर्प क्या होते हैं, जो नेत्र सर्प के मुख और जीवा शीर लघु होते हैं, और स्वर मंद होता है। इनके द्वारा दष्ट प्राणी नीचे की ओर देखेगा, जिसे काटा है वो नीचे की ओर देखेगा। नपुंसक दोनों जातियों के लक्षण युक्त होते हैं। ऐसे फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आपको पढ़ना है। फिर क्या याद रखना है इधर से, जो यहाँ पे याद रखना है, ये सर्पदंश के हेतु क्षुधा के लिए कर सकते हैं, प्राणियों के स्पर्श दब जाए तब हो सकता है, विष की अधिकता से त्रस्त हो जाए, या फिर क्रोधित होकर आक्रामक होके ये तब जाकर काटते हैं। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि सर्पदंश के भेद बताओ। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार सर्पित, व्रदित और निर्विष, और इससे क्या है, आचार्य वाग्भट से तुंडाहत, व्यालीड, व्यालुप्त और दंशक और दंश निपीड़िता। ये पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में, तो आपको पता होना चाहिए। जो सर्पित होते हैं, जहाँ सर्प की दाढ़ में एक, दो या दो से अधिक गहरे चिन्ह, उनसे रक्तस्राव हो रहा हो, तथा छोटी छोटी पीढ़ी का सादृश्य। जब ये काट लेते हैं ना, तो 1 2 3 दांत के जो निशान है वो पड़ जाएंगे, छोटी छोटी पीढ़ी का भी और शोथ सहित उत्पन्न होती है, तो इनको हम सर्पित कहेंगे। जब रदित दंश स्थान कैसा होगा, लाल, नीली, पीली रेखाएं आ जाए, तो वो रदित सर्प ने काटे। निर्विष में क्या होगा, जो दंश स्थान है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी, 1 2 दंश के बस निशान होते हैं, तो वो निर्विष है। तुंडाहत की बात करें तो इनके दंश स्थान सिर्फ अपनी जीवा मात्र वो स्पर्श करते हैं वहां पर, तो गीला गीला प्रतीत होता है, और एक वहां पर दांत या दंश का कोई चिन्ह नहीं होगा, तो ये निर्विष अवस्था को हम तुंडाहत कहते हैं। व्यालीड में क्या होगा कि जो दंश स्थान है सर्प का, उसमें 1 या 2 दांत के चिन्ह तो होंगे, लेकिन कोई रक्त नहीं निकलता है, ये भी निर्विष अवस्था है। व्यालुप्त में क्या होगा, दंश स्थान पे दांतों के चिन्ह भी दिखाई देंगे और रक्त भी दिखाई देगा। दंशटक में क्या है, 3 दांतों के चिन्ह और मांस के कट जाने का निरंतर रक्तस्राव देखने को मिलता है। फिर सर्पदंश के सामान्य लक्षण क्या है, शोथ, वेदना, चुभन, गांठ बनना, कंडूर, तीव्र दाह। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे दर्विकर पूछा जाता है। तो दर्विकर सांप द्वारा जब काटा जाता है तो दंश स्थान सूक्ष्म और काला हो जाता है, काटे हुए स्थान से रक्त नहीं निकलता, काटे हुए स्थान में कछुए के पीठ के समान उभरा हुआ दिखाई देता है, एवं शरीर रोगी का जो शरीर है उसमें वात जन्य रोगों की उत्पत्ति बताई गई। आचार्य सुश्रुत ने जो दर्विकर सांप है उनमें त्वचा, नख, दांत, ये सब मल एवं दंश स्थान कैसा बताया, काला पड़ जाता है। तो ये मेन पॉइंट था आपको जो याद रखना है। यहाँ पे फिर सर्विश के वेग है जो आप एक बार रीड कर सकते हो।
अभी यहाँ पे बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था, दर्विकर और सर्प के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट में लूता विष पूछा गया था। तो लूता क्या होता है? स्पाइडर पॉइजन। इसके अंदर क्या आपको क्या क्या याद रखना है कि विषाक्तता की दृष्टि से पहले लूता के प्रकार बताए गए, तीक्ष्ण, मध्य और अवर। चिकित्सा ना करने से रोगी जो है वो 7 दिन में मरेगा, मध्य में 10 दिन और 14 दिन के अंदर अवर में। दोषों की दृष्टि बताए तो वात, पित्त, कफ, श्लेष्मिक और सन्निपात जो प्रभाव भेद से अग्नि, सौम्य, वायव्य और मिश्र। चिकित्सा की दृष्टि आपको याद रखनी होती है, इसमें कृत साध्य हो सकती है या फिर साध्य। त्रिमंडला, श्वेता, कपिल, पीतक, आलविष, मूत्रविष, रक्त और कसना। इसमें जो 3-4 तो नाम से याद हो जाएंगे, जैसे कैसे? श्वेत इज व्हाइट, कपिल वर्ण, पीत वर्ण, रक्त और कसन, ये आपको ऐसे याद करना है। फिर आपको याद रखना है इसके मूत्र में विष होता है, तो मूत्र विष, आलविष और त्रिमंडला। यहाँ पे कैसे याद रखना है? सुवर्णिका, लाजवर्णी, जालिनी, एनिपदी, कृष्ण, अग्निवर्ण, काकंडा और माला गुणा। लूता विष का अधिष्ठान शॉर्ट में पूछा जाता है। तो इसमें लूताएं जो होती हैं श्वास, दंष्ट्रा, मल, मूत्र, शुक्र, लालसा, नख और आर्तव द्वारा विष को प्रक्षेपित करती है और विशेष रूप से मुख में ही विष का वमन करती है। ये आपसे पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो आया था वो वृश्चिक विष से आया था। इसको बिच्छू भी बोलते हैं, विषैला कीट होते हैं, क्याकड़े की आकृति के समान इसकी आकृति है। इसकी जो पूंछ आकार है उसके अंदर उदरोत्तर वृद्धि होती है और उसके अंत में कोष्ठ होता है। इस कोष्ठ में ही एक डंक होता है जो विष ग्रंथियों से जुड़ा रहता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि विषाक्तता के आधार पर ये मंद विष, मध्य और तीव्र वाली 12, 3 और 15 ये इसके टाइप्स बताए गए हैं। मंद विष में गाय के गोबर के सड़ने से कृष्ण, पीत, श्वेत, चितक, बरे, कक्ष, रोमश, नीली, हरी, दूर्वा के रंग के समान ये लाल वर्ण की होती है। मध्य विष लकड़ी या ईंट के सड़ने से उत्पन्न होगी, लाल, पीले, कपिल वर्ण की होती है। तीव्र विष सर्प आदि विषाक्त कीटों के मरने की वजह से, मृत पशुओं से सड़ने से होती है। फिर चिकित्सा की दृष्टि से ये रुजाकर या फिर सद्यो घातक विष हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मंद विष से अगर दंश के लक्षण है वो याद रखने हैं कि इसके काटने में वेदना, कंपन, गात्र स्तंभ, ज्वर आदि लक्षण आएंगे। और मध्यम में काटेंगे तो शोथ, भोजन ग्रहण करने में अवरोध और मूर्छा। और इसके जो तीव्र वाली है उसमें जो सर्प विष के समान है वो लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर वृश्चिक दंश की अगर हम चिकित्सा की बात करें तो जिस स्थान पर वृश्चिक दंश हुआ है सर्वप्रथम स्वेदन करके संपूर्ण शरीर पर घृत और सांदा नमक से मालिश की जाती है। उष्ण औषध जलों से परिषेक, स्नान, अवगाहन कराया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है वो मूशिका विष है, दैट इज रेड पॉइजन। चूहों के प्रकार बताए गए हैं, इसमें आप याद कर सकते हो लालन, पुत्रक, चिक्किर, कषायदंत, कोकिल, असीत, शबल, कपोत, ताप, चुचुंदर, चपल, हंसी, अजीर, कुलक, कपिल, अरुण, श्वेत, पलित, उंदरू और रसाल। आपको कुछ कुछ जो याद रह सकते हैं वो एक तो आप कपिल, अरुण ये नाम है, जो श्वेत कलर है उनका। फिर उसके बाद उन्होंने चप्पल से हिंसा करी और अजीर कुल को क्या करा, उनका शव बना दिया, उनको मारा। छुचुंदर, कपोताप ये लोग क्या कर रहे हैं, छुचुंदर को बुलाकर, एक लाला है उसके पुत्र को, कोकिल बहन को बुला के कषाय दंत से उसका चक्कर बताया। ठीक है। और अभी असीत, असीत याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे अभी डायरेक्ट कि असी वो ऐसे बोल रहे हैं कि असीत इसका रस निकाल और पी ले। तो एक ऐसे आलतू फालतू सी स्टोरी लाइन है बट कुछ कुछ रिलेट अगर हो जाए तो कर लेना। ठीक है। तो मूषक विष का अधिष्ठान क्या होता है कि आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने चूहे के शुक्र में, ये पूछा जाता है। ठीक है। कहाँ पे मिलता है। फिर आते हैं इसके दंश के लक्षण, जहां पर इनका शुक्र गिरता है अथवा शुक्र से लिप्त चूहे के अंग रोगी के शरीर को छूने के बाद क्या क्या ग्रंथियां, शोथ, फिर उसके बाद भ्रम, कोट मंडल ये सब लक्षण उत्पन्न करते हैं। दंश स्थान पर क्या करना है, सरकंडे या दर्पण से दहन करना है अथवा वहां पर कर्णिका और भयानक पीड़ा देने वाली उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट वहां पर दंश स्थान पर रक्तस्रावन करें। दंश स्थान पर शीरीष, हल्दी, तग्र, केसर, गिलोय से लेप करें। फिर उसके बाद कांजी आदि अम्ल से धोकर फिर धोए। निशोथ, अपराजिता, बिल्वमूल, गिलोय से लेप करें। सीरावेद, अग्निकर्म, पाचन लगाकर उसमें रक्तस्राव, वमन, जालिनी, सुखी, तोरई जिसको बोलते हैं, शीरीष हो गया, अंकोट इनके क्वाद से, विरेचन निशोथ से, दंती और त्रिफला से, शिरो विरेचन शीरीष के ही फल से करना होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अलर्क विष होता है रैबीज। इसमें क्या अलर्क विष का जो है डॉग के काटने से, कुत्ते के काटने से विषाक्तता उत्पन्न होती है। ठीक है। तो आचार्य वाग्भट की व्यापक दृष्टि से हिंसक जो पशु हैं जैसे कि गीदड़, खच्चर, घोड़ा, इन सब के काटने से रेबीज उत्पन्न होता है। तो अलर्क तो मेनली डॉग की वजह से ही लिया गया है। यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि जब कुत्ते के कफ प्रधान दोष संज्ञा व स्रोतस में आश्रय ले लेते हैं तो वहां पे जो संज्ञा है उसका नष्ट हो जाएगी वो, और रस आदि धातुओं में अत्यधिक पेन, शोभ उत्पन्न होगा और उसके लक्षण लालच, राव, अंधत्व, बाधिरता,
उसके बाद आपको याद रखना है पूंछ, हनु और कंधा, ये सिर, ये लटक जाता है, सर में दर्द होता है, अत्यधिक व्याकुल एवं दुखी रहना। फिर स्थानीय लक्षण होंगे कुछ, जिसमें दर्द होगा, विवरणता, संज्ञानाश, क्लेद, और सर्वधायिक में क्या आएगा, ज्वर, भ्रम, दाह, लालिमा, शोथ ग्रंथि। असाध्य लक्षण होंगे जिसमें श्रृगाल पशु के कांटे द्वारा जाने से जब मनुष्य जब उसी काटने वाले प्राणी की भांति सेम चेष्टा करने लग जाते हैं, लाइक डॉग की तरह ही, और उसी प्राणी के दर्पण जल आदि को अचानक देखने के तो उसको नष्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि जैसे जल देखा तो उसको देखते ही वो क्या होता है, परेशान होने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें ये पूछा भी जाता है जल संवास क्या होता है, यही मेनली हाइड्रोफोबिक कंडीशन जो आ जाती है। इसमें जो पुरुष कुत्ते, श्रृगाल आदि से के ना काटने पर भी जल के शब्द, समस्पर्श या दर्शन से डरता है, उसे हम जल श्रांस बोलते हैं। उसी जल से डरते हुए मनुष्य को असाध्य भी समझना होता है। तो मेनली यहाँ पे क्या है, जिसको काटा नहीं है अभी, जो पुरुष कुत्ते द्वारा ना काटा गया है, फिर भी उसको जल के शब्द, संस्पर्श या दर्शन से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये मेन फीचर था, क्योंकि हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जब रेबीज फैल जाता है। अलग विष की चिकित्सा क्या होती है कि उस दर्श स्थान को दबाकर रक्त निकालना चाहिए और तदंतर उसमें गर्म घी से उसे जलाना चाहिए। दंश स्थान पर अगर लेप भी बताया गया है। धतूरे की श्वेत कोपल एवं पुनर्नवा का प्रयोग बताया गया है। तो यहाँ पे आपका ये अलर्क विष से क्वेश्चन आएगा, इसमें फिर रेबीज वगैरह भी लिखना होगा, लेकिन शॉर्ट आंसर में इतना सफिशियंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस कवर हो चुके। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। हमने सर्पदंश के प्रकार पढ़ लिया है, मूषिका विष हमने ब्रीफ में पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से, हमने दूषी विष के लक्षण पढ़ लिए हैं। फिर हमने अलर्क विष के लक्षण और चिकित्सा पढ़ ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो कवर, हमने दर्विकर सर्प पढ़ लिया है, दूषी विष, गुंजा विष हो चुका है। फिर हमने स्कॉर्पियन स्टिंग पॉइजनिंग, इसमें मॉडर्न वाला भी देखना है। एकोनाइट पॉइजनिंग कवर हो चुका है। चतुर्विंशति विष उपक्रम ये भी कवर हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने पॉइजनिंग, कुपीलू ये भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे से, गर्विश और दूषी विष में डिफरेंस हम कवर कर चुके हैं। लेड हम पढ़ चुके हैं, ओपियम पढ़ चुके हैं, मार्किंग नट पढ़ चुके हैं। इसके बाद वृश्चिका, मूषिका, चित्रक, दूषी विष ये सारा कुछ कवर हो चुका है। गुंजा हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने स्कॉर्पियन बाइट, फिर हम लोगों ने यहाँ पे इनमें यही क्वेश्चन है जो हम कवर कर चुके हैं। दूषी विष पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, हमने धतूरा, दूषी विष की फैटल डोज, फैटल पीरियड, जांगम विष के हमने अधिष्ठान पढ़ लिया, गर विष पढ़ लिया, अलर्क विष पढ़ लिया, धतूरा पॉइजनिंग पढ़ लिया है। हमने सामूहिक विष प्रयोग पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग विषदाता के लक्षण, विष उपद्रव, ये 2 क्वेश्चन अभी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग भल्लातक पढ़ चुके हैं, कुपीलू पढ़ चुके हैं, हम लोग हड़ताल पढ़ चुके हैं, वृश्चिका पढ़ चुके हैं, लांगिली पढ़ चुके हैं, स्नूही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने विषवेग पढ़ लिया है। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों एवं क्षार विषाक्तता, दैट इज एसिड एंड एल्कली पॉइजनिंग। इसमें H2SO4 पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, हैवी लिक्विड होता है, एक पावरफुल ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो रैपिडली ब्रेकअप हो जाता है। इसके अंदर जो लार्ज अमाउंट है उसमें हीट इवॉल्व होती है। 10 से 15 ml इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दी डोज इन चिल्ड्रन, और अडल्ट के अंदर भी ये डोज, इसका आधा डोज दिया जाता है चिल्ड्रन में, और 10 से 15 ml अडल्ट के अंदर फैटल डोज है। 12 से 24 घंटे में डेथ हो जाती है। टंग इसमें स्वलन हो जाएगी, शेपलेस हो जाएगी, व्हाइट कोटिंग आ जाएगी। टीथ इसमें बिल्कुल चॉल्की व्हाइट कलर के, जो चॉक कलर होता है वैसे हो जाएंगे। लिप्स इसमें स्वलन और एक्सोक्रिएटेड होंगी। ब्लैक ट्रिकल मार्क मिलेंगे लिप्स के ऊपर, चीक के ऊपर, चिन के ऊपर। डिटैचमेंट मिलेगा म्यूकस मेम्ब्रेन का, एक्सेसिव सलाइवेशन और ब्लैक और ब्राउनिश वॉमिटिंग मिलेगी। सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग की वजह से जो डेथ है वो स्ट्रिक्चर ऑफ ईसोफेगस की वजह से हो जाएगी। परफोरेशंस देखने को मिल सकते हैं, शॉक देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने को मिल सकता है। एस्फाइशियल डेथ होती है इसके अंदर। और अगर हम लोग इसकी स्किन को वॉश, करोडेड स्किन, इसका ये सॉल्यूशन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट डाइल्यूट अगर लेंगे तो उससे अगर वॉश करते हैं तो थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है। बर्न्स को ट्रीट करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट से। रॉ सरफेस को ड्रेस अप करना है विद टैनिक एसिड सॉल्यूशन। प्लास्टिक सर्जरी अगर ज्यादा डैमेज हुआ है। सिम्टम्स की अगर ट्रीटमेंट है ये सिम्प्टोमेटिक, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 10 mg, मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ऑक्सीजन थेरेपी, आइस सकिंग टू रिलीव द थर्स्ट, ठीक है। और ये वाले सिम्टम्स से पहले की लोकल एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है इन केस ऑफ
जो अगर ज़्यादा ऊपर ऊपर से इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर हम इसमें बात करें मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की, तो सल्फ्यूरिक एसिड मेनली जो है सुसाइडल पर्पस के लिए ड्यू टू इट्स इजी अवेलेबिलिटी और एक्सीडेंटल केसेस के अंदर मिल सकता है, जैसे ग्लिसरीन समझ के किसी ने ले लिया, सिरप समझ के कैस्टर ऑयल। और ये इंटरनली एज एन एबॉर्टिफिकेशन दिया जाता है मारने के लिए बच्चे को। उसके बाद विट्रोलेज की बात करें, जो एसिड किसी के फेस पे फेंका जाता है बाय द पीपल, उसे हम विट्रोलेज कहते हैं। पोस्टमार्टम में हमें ब्रैकिश और ब्राउनिश इरोडेड स्किन मिलेगी इनसाइड द माउथ डाउन टू द स्टमक। स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस देखने को मिलता है, एक्सटेंसिव मार्क ऑफ कोरोजन, इन्फ्लेमेशन एंड पर्स। इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या मिलेगा, एक क्लॉटेड फ्लूइड जिसको ग्रूमस फ्लूइड भी बोला गया है। तो H2SO4 से ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आपको लिख कर आना है। फिर नेक्स्ट आपका ऑक्सैलिक एसिड से आ सकता है, एसिड ऑफ शुगर बोलते हैं इसे। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होते हैं। फेटल डोज 15 ग्राम है, फेटल पीरियड 1 से 2 घंटे। ऑक्सैलिक एसिड 3 फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है, इसलिए मेनली ऑक्सैलिक एसिड से पूछ लेते हैं। तो फल्मिनेटिंग पॉइजनिंग की फॉर्म में मिल सकता है, एक्यूट पॉइजनिंग कर सकता है, और साथ में जो तीसरा है दैट इज डिलेड पॉइजनिंग। तो अगर हम फल्मिनेटिंग पॉइजनिंग की बात करें, इसका इंटेक अगर 15 ग्राम से ज्यादा कर ले तो वो क्या क्या सिम्टम देगा, सार टेस्ट हो जाएगा माउथ का, बर्निंग सेंसेशन होगा, नोजिया होगा, बेल्चिंग देखने को मिल सकती है, वॉमिटिंग कंटिन्यूअसली, एक्सेसिव थर्स्ट, डायरिया, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस और अल्टीमेटली डेथ। एक्यूट पॉइजनिंग की अगर बात करें तो मसल इरिटेबिलिटी, टेंडरनेस और लॉक जॉ देखने को मिलता है, कन्वर्जन देखने को मिलता है, टिंगलिंग सेंसेशन और कोमा और कोलैप्स एंड डेथ। डिलेड पॉइजनिंग की अगर बात करें तो यूरेमिया से सफर करता है पर्सन, और साथ में यूरिन जो है स्कैंटी, एल्ब्यूमिन कंटेनिंग ब्लड और कैल्शियम ऑक्सलेट कंटेनिंग होता है। कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो शॉक, हाइपोकैल्शियमिया और यूरेमिया इसके अंदर मिलता है। गैस्ट्रिक लवाज अगर लाइम वाटर का इसके अंदर दिया जा सकता है। चॉक और कैल्सिनेट मैग्नीशिया, एगशेल्स, व्हाइटिंग और प्लास्टर फ्रॉम अ वॉल इन स्मॉल क्वांटिटी विद मिल्क और वाटर इज गिवन विच न्यूट्रलाइज द एसिड। 10 ml हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं इंट्रावेनसली, और अगर रीनल फ्लो को मेंटेन रखना है तो इंट्रावेनस हमें इन्फ्यूजन देना है ग्लूकोज का 2 to 4 लीटर्स पर डे टू प्रिवेंट किडनी डैमेज। आइस सकिंग एडवाइस की जाती है, ऑक्सीजन इनहेलेशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो इसमें सिम्टोमैटिक है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, बाय मिस्टेक दे दिया गया है, या फिर सुसाइड पर्पज हो सकता है, होमिसाइडल इज रेयर। पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो साइन ऑफ करोजन कहाँ कहाँ मिलेंगे, माउथ, थ्रोट, इसोफेगस और गैस्ट्रिक में। और अगर स्टमक की बात करें तो उसमें क्लॉटेड हमें फिर से लिक्विड मिलेगा जो कि एसिड हीमेटिन होता है। किडनी स्वलन होंगी, कंजेस्टेड होंगी, ओवरलोडेड विद ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स, और मेनली इसका इफेक्ट्स आर ओनली द नार्कोटिक इन नेचर। देयर विल बी द कंजेशन ऑफ लंग्स, लिवर, किडनी एंड ब्रेन। तो ये आपका था ऑक्सैलिक। अब कार्बोलिक एसिड दैट इज फिनॉल। तो कार्बोलिक एसिड हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है जो कोल तार से मिलता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से। इसकी जो प्रिपरेशन एसिटाइलिन की वजह से प्रिपेयर होता है, कलरलेस होता है, प्रिज्मेटिक निडल्स लाइक क्रिस्टल इसके अंदर भी मिलते हैं। इसके अंदर अगर बहुत देर तक रखे तो पिंकिश कलर का हो जाता है विद फिनोलिक ऑर्डर। 20 ड्रॉप इसकी है इसको किल करने के लिए फेटल डोज 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम क्या है 60 आवर्स और मिनिमम 3 मिनट्स। साइन एंड सिम्टम की बात करें, इसमें लोकल और रिमोट दोनों साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। लोकल में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग और नमनेस। स्वेलोड, इफ इट इज स्वेलोड इट प्रोड्यूसेस हॉट बर्निंग पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। रिमोट एक्शन की बात करें, कोल्ड होगा, पेल स्किन हो जाएगी, वीक होगा, थ्रेडी पल्स, साथ साथ में पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलते हैं, दिस फीचर इज इंपॉर्टेंट। और हमने स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ब्रेथ में से, वो ऑफ कार्बोलिक एसिड। ऑलिगोयूरिया इसका एक सिम्टम है। कार्बोयूरिया भी है, जब एक्सपोज टू द एयर होता है तो कार्बोलिक एसिड का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और साथ में स्मोकी ग्रीन कलर यूरिन का बना देता है, जिस सिम्टम को हम कार्बोयूरिया भी बोलते हैं। इसकी जो कॉज ऑफ डेथ है दैट इज पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें कोई गैस्ट्रिक लेवाज देना है, फिर से मैग्नीशियम या सोडियम सल्फेट 10% ग्लिसरीन लेकर, लिक्विड पैराफिन, ऑलिव ऑयल, ये सब हेल्प करते हैं। उसके बाद डिमल्सेंट्स देने हैं। फिर इंट्रावेनस हम इसमें सेलाइन देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की। इनहेलेशन आर्टिफिशियल हो सकता है, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल हेल्प करते हैं, और साथ में रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट क्या सिम्टोमेटिक। फिर इसकी मेडिको लीगल सेम, ये पॉपुलर सुसाइडल एजेंट है क्योंकि आसानी से मिल रहा है। होमिसाइडल के लिए रेयरली यूज होगा, अबॉर्शन के लिए यूज हो सकता है। फिर वही इसके अंदर डार्क ब्राउन एक्सोक्रिएशंस मिलेंगे इन द माउथ एंड चिन एंगल। ऐश ग्रे कलर के याद रखना है पैचेस मिलते हैं कोरोजन के लिप्स के और माउथ के पास। म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्टमक और ड्यूडेनम की है वो कैसी लेदरी हो जाएगी, स्मेल ऑफ कार्बोलिक एसिड हमें इस ओपनिंग ऑफ स्टमक में मिलती है। किडनीज एनलार्ज हो जाती है और हाईली कंजेस्टेड होती है, लंग्स भी कंजेस्टेड, ब्रेन भी, और ब्लड जो है डार्क सेमी फ्लूइड पार्शियली कोगुलेटेड मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिक कॉमन एस्फाइजिएंट की अगर बात करें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, जो कि ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, नॉन इरिटेंट गैस है, जो लाइटर होती है एयर से और वो आसानी से हमारे सेंसेस में परसीव नहीं होती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग है वो इनहेलेशन ऑफ फ्यूम से हो सकती है, जो स्टोव से निकल रही है, या बर्निंग चारकोल से, या ब्रीदिंग एयर कंटेमिनेटेड बाय द कोल गैस। इसका मैकेनिज्म क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन में उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो वो उसे डिस्प्लेस करके खुद बाइंड अप हो जाती है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ये आपको याद रखना है कि अप टू 10% में लिटिल इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन उसके बाद हमें लेजिट्यूड, हेडेक और ब्रेथलेसनेस, 20 से 30% में ज्यादा सर में दर्द और मस्कुलर वीकनेस होती है, 30 से 40 में एक्सट्रीम हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, और 40 से 50% में हमें ड्रिंकनेस और इंक्रीज कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। 50 से 70% में ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन, और 70% से ऊपर रैपिड डेथ। फेटल डोज यही दे रखी है कि कितना कंसंट्रेशन विद आवर्स, 0.02% इफ सीयू इज प्रेजेंट, देन 4 आवर्स के अंदर डेथ, 0.04 से 1 और 0.10 से हाफ आवर में डेथ। डायग्नोसिस के लिए एक होप सेलर्स टेस्ट किया जाता है, इसमें ब्लड में फ्यू ड्रॉप हम कार्बो इसकी ब्लड की लेते हैं और 10% NaOH डालते हैं। ग्रीनिश ब्राउन कलर अगर है तो नॉर्मल ब्लड है, अदरवाइज पिंक होते ही कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है। डिफरेंशिएट डायग्नोसिस के लिए हमें यूरेमिया, हेड इंजरी, सेरिब्रल हैमरेज, डायबिटिक कोमा, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, विक्टिम को सोर्स ऑफ एक्सपोजर से रिमूव करके ऑक्सीजन इनहेलेशन और विद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट लंग इन्फेक्शन। ब्राइट चेरी रेड कलर की स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलती है, फ्रॉथ इन एयर पैसेजेस, एडिमा और कंजेशन ऑफ लंग्स, पेटाइकल हेमरेज ऑन ब्रेन्स एंड मेनिंजेस और मायोकार्डियल डीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, नेक्स्ट हमसे पेट्रोलियम या फिर केरोसिन पे भी क्वेश्चन आता है। तो पेट्रोलियम एक ऑयली लिक्विड है विच इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच इज कंटामिनेटेड विद सल्फर कंपाउंड्स। इसी रिफाइंड ऑयल को हम केरोसिन भी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये इरिटेशन कॉज करते हैं जीआईटी ट्रैक्ट में, वहां के जितने भी फैट्स हैं उनको डिसॉल्व करता है, और इसका न्यूरोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक और रेस्पिरेटरी डिस्प्रेसिंग इफेक्ट होता है। इसके अंदर डेथ जो है दैट इज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर। लोकल सिम्टम में टिपिकल केरोसिन का टेस्ट आएगा, इन्फ्लेमेशन मिलेगी ऑरल म्यूकोसा की, जीआईटी में बर्निंग पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और कॉलिक की पेन होगा। जो कॉलिक हमारा इंटेस्टाइनल कॉलिक है दैट इज कॉलिक की पेन, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, डायरिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर साइनोसिस मिलेगी, ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम मिलेगा, ब्रोंको निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा और ब्रेथ स्मेल ऑफ केरोसिन देखने को मिलती है। सीएनएस में हेडेक, हेलुसिनेशन, कोमा, कन्वर्जन, मेंटल कंफ्यूजन ये सब देखने को मिलता है। स्टमक वॉश, लार्ज अमाउंट ऑफ केरोसिन अगर इंजेस्ट करा है तो स्टमक वॉश, एक्सेप्ट कब जब 1 मिलीलीटर पर केजी से ज्यादा है तब स्टमक वॉश कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, और अगर केरोसिन मिक्स विद पेस्टिसाइड है तब भी स्टमक वॉश दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। केरोसिन ऑयल अगर एब्जॉर्प्शन है स्लो होता है तो इसमें 250 ml हम लिक्विड पैराफिन इसको देकर स्लो कर सकते हैं। एंटीबायोटिक हमें देनी है प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट विद विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से भी पूछा जाता है। तो इंसेक्टिसाइड्स के अंदर विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड आर नॉन एज ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। दो तरीके की क्लासिफिकेशन है, अल्काइल फॉस्फेट और अराइल फॉस्फेट। तो ये कैसे काम करते हैं, ये हमारा मायोन्यूरल जंक्शन पे और साइनेप्स ऑफ गैंग्लियंस पे जाके इंटरफेरेंस शो करता है। वहां पे जो कॉलिनेस्टरेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है, और जो उसके टॉक्सिक सिम्टम्स है, जब व्हेन देयर इज अ ड्रॉप इन द एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी जो 30% जो है नॉर्मल होती है, उससे जब ड्रॉप हो जाता है तब इसके टॉक्सिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कॉलिनेस्टरेज की एक्टिविटी के जस्ट शट डाउन या ड्रॉप होने से। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, मस्कैरेनिक मैस्टिफिकेशन मैनिफेस्टेशन, निकोटेनिक या फिर सीएनएस वाली। अगर हम बात करें जीआईटी की तो नोजिया, वॉमिटिंग एज यूजुअल, सीवीएस में ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, आरएस रेस्पिरेटरी, राइनेरिया, डिस्पीनिया, पल्मोनरी एडिमा। ऑक्यूलर में फिर से पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है, डिम विजन देखने को मिलता है। फिर निकोटिनिक मैनिफेस्टेशन की बात करें, ट्विचिंग, वीकनेस, क्रैम्प, डायफ्रेगमेटिक फेलियर, ये सब। फिर सीएनएस की बात करें, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स, कन्वर्जन, कंफ्यूजन। फेटल डोज इसकी जो है 50 से 60 mg IM है, 100 से 300 mg ओरल है, आधा से 3 घंटा इस फेटल पीरियड। इस क्वेश्चन की बात करें तो कोरोसिव्स क्या होते हैं, ये पूछा गया था। तो कोरोसिव्स वो पॉइजन होते हैं जो हमारे टिश्यू को डायरेक्टली केमिकल एक्शन के थ्रू डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, टिश्यू में अल्सरेशन हो जाता है। और फर्दर ये 3 टाइप्स के हैं, बस आपको शॉर्ट में 3 टाइप्स याद रखने, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और साथ में दूसरा है मेटालिक सॉल्ट्स। ठीक है, इसके अंदर भी फर्दर ये 3 टाइप्स किसके दे रखे हैं हमें,
ये कोरोसिव्स के ही 3 टाइप्स है, ए बी सी। तो आपको ये याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, मेटालिक सॉल्ट्स में क्या क्या आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एल्कली में जितने भी अल्कली है, दैट इज पोटेशियम, अमोनियम, कास्टिक सोडा। मेटालिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और फेरिक क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर कार्डियक पॉइजन कौन से होते हैं, जैसे हार्ट पे हार्ट करे, और स्पाइनल पॉइजन कौन से होते हैं, जैसे नक्स वोमिका, कुपीलू जिसकी बात करते हैं, स्ट्राइकनिन इसके अंदर एल्कोलॉइड होते हैं, ये स्पाइनल पॉइजन है। फिर नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं डीजी के अंदर। जिस रूट से हम लोग देते हैं उसे हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डालते हैं, जैसे आईवी, इंट्रामस्कुलरी, पैरेंटल रूट्स है ये सारे, या ओरल रूट के थ्रू दे रहे हैं, तो ये सारे पॉइजन के रूट्स हैं। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे आर्सेनिक, दैट इज हड़ताल। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो आर्सेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक मेटालिक स्टेट में आर्सेनिक इज नॉट पॉइजनस, लेकिन ये इनसॉल्युबल भी होता है वाटर में, देयरफॉर इसका इनकैपेबल एब्जॉर्प्शन की वजह से ये इनसॉल्युबल, वो बताएगा कि मेटालिक स्टेट में ऐसे पॉइजन नहीं होता है। लेकिन अगर इसको कंटिन्यूअसली आर्सेनिक ऑक्साइड में चेंज कर दे ऑक्सीडेशन की वजह से, तो ये पॉइजनस, टेस्टलेस, ओपेक, ब्रिटल, व्हाइट मास बन जाता है। आर्सेनिक का जो टॉक्सिसिटी है वो सल्फर एंजाइम जो है उसके साथ टॉक्सिसिटी कंबाइनिंग फॉर्म में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे इसका इंटरफेरेंस जो है सेल के मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलता है। आर्सेनिक टॉक्सिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, ऑक्साइड, ट्राइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, कॉपर आर्सेनाइड। इसमें स्वीटिश मेटालिक टेस्ट याद रखना है, नोजिया, वॉमिटिंग, बर्निंग सेंसेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, यूरेमिया, एल्ब्यूमिनेरिया, हाइपोटेंशन, स्किन इरप्शन, लॉस ऑफ हेयर, हेडेक। इसकी डोज यहाँ पे पूछी गई थी 100 से 200 mg और 1 से 2 दिन, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो एनडीपीएस एक्ट दैट वाज लॉन्च इन 1985, इसको हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगातार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको क्या याद रखना है, एक तो इसका ईयर याद रखना है कि 1985 में ये बना था एक्ट। साथ में ये क्या करता है, ये लॉ को अमेंड करता है रिगार्डिंग नार्कोटिक ड्रग्स, और साथ में उसमें जो प्रोविजन है कंट्रोल करने का, उसकी रेगुलेशंस का, कि नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होते हैं उसके अंदर जो 3 आते हैं, एक ओपियम एक्ट 1857, एक ओपियम एक्ट दूसरा आया था 1878, और एक तीसरा डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। ये क्या करता है, जो है पोजेशन को, कल्टीवेशन को, मैन्युफैक्चर को, सेल को, परचेज को, ट्रांसपोर्ट को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन ड्रग्स की प्रोविजन के अंदर प्रोहिबिट करता है। साथ साथ में ये सिर्फ और सिर्फ तब यूज हो सकता है या फिर तभी कल्टीवेट हो सकते हैं जब इनका कोई मेडिकल यूज हो या फिर साइंटिफिक कोई पर्पज हो। इसके अंदर नार्कोटिक ड्रग्स इंक्लूड्स ऑल द डेरिवेटिव्स, जितने भी ओपियम के हैं, कैनबिस के हैं, कोकेन के हैं, और जो साइकोट्रोपिक आते हैं वो कौन से होते हैं, जो माइंड ऑल्टरेशन करते हैं, जैसे ट्रैंक्यूलाइजर्स हो गए, एलएसडी हो गए, एम्फेटामिन्स हो गए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक एनडीपीएस एक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में आया था। इसका अमेंडमेंट 1964 में करा। ये भी रेगुलेट करता है क्लींजिंग एक्सेप्ट सॉप, ब्यूटिफाई को प्रमोट करता है अट्रैक्टिवनेस को, अल्टर करता है अपीयरेंसेस को। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, एवरी प्रोप्रिएटरी मेडिसिनल प्रिपरेशन मस्ट डिस्प्ले और लेबल करेगी कंटेनर पे जो एग्जैक्ट फार्मूला है, जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स उस पर्टिकुलर ड्रग में यूज हुई है, उसके अंदर जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स है, सब कुछ। साथ में ये एक्ट जो है प्रोविजन देता है पनिशमेंट का अगर इस ड्रग के कोई अडल्ट्रेशन करी गई है। फिर आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, इसमें इसी 1940 वाले एक्ट का आगे का डेरिवेटिव था वो। इसके अंदर हर काइंड के ड्रग्स ले लिए थे, एलोपैथिक, आपका आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा। मेन एम क्या था, कंट्रोल करना क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ सारे ड्रग्स की। इसके अंदर जो भी रेगुलेशन है स्पेसिफिक वो दी गई थी, स्टोरेज, डिस्प्ले, सेल, डिस्पेंसिंग, इन सबको लेकर अलग अलग स्केड्यूल्स बनाए गए। जैसे स्केड्यूल सी में सीरम और वैक्सीन, ई में पॉइजन और जी में एंटी हिस्टामिन्स, एच के अंदर ऐसे ड्रग्स जो कि वार्निंग वाले हैं उनको मेंशन करना है, जे में जो एडवर्टाइज नहीं करने, जिसके अंदर ड्रग्स जो है कैंसर कॉज कर रहे हैं, अपेंडिक्स कॉज कर रहे हैं या ब्लाइंडनेस कॉज कर रहे हैं, एल में सारे लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो इन्वॉल्व होते हैं इन शेड्यूल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था मद्य विषण मदाते एल्कोहल पॉइजनिंग से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लॉन्ग बनता है, और यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो मद धातु जो होता है इसमें यत प्रत्यय लगकर बनता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि मादिति जनो अनेनिति, अर्थात जो व्यक्ति में मतवाला बना दे उसको मध्य उसे कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे द्रव्य जिनको तमोगुण की प्रधानता देखने को मिलती है, बुद्धि को वो विभ्रम कर देते हैं और डेल्यूजन और हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं। मध्य हो गई, सुरा हो गई, इसके जो गुण होते हैं चरक अनुसार जो व्यक्ति को प्रसन्न होकर विधि पूर्वक उचित मात्रा में उचित काल में अपने बल के अनुसार हितकर अनों के साथ अगर मदिरा का पान करवाते
तब तो वो लाभ देती है, अदरवाइज वो क्या करती है, शोक, बेचैनी, भय, उद्वेग को नष्ट करती है। ठीक है, साथ साथ में व्यक्ति अपने महाबल, जैसे ऐसा फील करता है कि बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, महाबलशाली, मन प्रसन्न, काम वासना जागृत हो गई है, वाक शक्ति उसकी वृद्ध हो गई है, बोलने में हिचकिचाहट समाप्त हो जाती है और शरीर पुष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपनी चिंताओं से मुक्त और ऐसा अनुभव करता है। मध्य में कुछ दोष होते हैं, मोह, शोक, भय, क्रोध, मृत्यु, मद, मूर्छा, उन्माद, अपस्मार, अपतानक, ये सभी मध्य में आश्रित होते हैं। मध्य इन सभी दोषों से उत्पन्न करते हैं, इन सबको उत्पन्न करते हैं। और साथ में अगर मद अतिरिक्त अवस्थाएं बात करें तो प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय, 3 स्टेजेस मेनली मिलता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें ओज को कोई हार्म नहीं होता है, बस इसके अंदर स्मृति नष्ट होती है और इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती है। द्वितीय अवस्था में थोड़ा ओज की विकृति देखने को मिलती है, स्मृति ठीक कभी नाश ऐसे चलती है, साफ नहीं बोल पाते और अनुचित ज्ञान रहता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, जो मध्य की तृतीय अवस्था है उसमें ओज का विशेष रूप से विघात होता है, इसमें मूर्छित हो सकता है, साथ में किसी को पहचान नहीं पा रहा, शव तुल्य निश्चेष्ट होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। मदात्य क्या होती है, जो मध्य की अधिकता से उत्पन्न होने वाला रोग है, दैट इज मदात्य। इसके अंदर जो सिम्टम्स मिलते हैं, अज्ञान, हृदय में पीड़ा, बिल्कुल कंटिन्यूअसली प्यास लगना, अरुचि, कंपन, श्वास अति स्वेद, रात में नींद नहीं आना, ये सब इसके टाइप से वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इसकी चिकित्सा दोष अनुसार है और इसका बस इतना आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको लेड याद रखना है, जिसको शीश भी बोलते हैं, शीशा या फिर लेड एक हैवी स्टील ग्रे मेटल होता है जिसके सॉल्ट्स अलग अलग कलर के मिलते हैं। कॉमनेस्ट हैवी मेटल है जो कि क्रॉनिक पॉइजनिंग में कंसीडर किया जाता है, जैसे प्लम्बिज्म भी होता है। प्योर मेटालिक लेड जो एब्जॉर्ब हो जाता है जीआईटी के अंदर और इट इज सॉल्युबल इन द गैस्ट्रिक जूस। लेड स्पाज्म क्रिएट करता है कैपिलरीज और आर्टरीज में, सल्फर ड्रिल ग्रुप के साथ इंटरफेयर करके माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। साथ साथ में इसके अंदर अलग अलग कंपाउंड, लेड एसीटेट, लेड सब्सिटेट, लेड कार्बोनेट, टेट्राऑक्साइड, ये सब मिलते हैं। इसमें स्वीटिश मेटालिक एस्ट्रोजन टेस्ट होता है। माउथ और जो थ्रोट है दो ड्राई हो जाता है तो बोलने में डिफिकल्टी होती है, जिसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं। साथ में नोजिया और वॉमिटिंग होती है। कॉलिक लाइक पेन होता है एब्डोमेन में, जो कि मेनली प्रेशर अगर फॉरवर्ड बेंडिंग है तो या तो प्रेशर रिलीफ करे या फॉरवर्ड बेंडिंग करे तब ये पेन में रिलीफ पड़ता है। एक्सटेंसिव थर्स्ट होती है, ब्लड स्टेन, डायरिया होता है और गम्स के बीच में जो हम बार्टोलिन लाइन भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है H2S गैस की वजह से। ब्लूइश कलर की लाइंस गम में देखने को मिलती है। फिर यूरिन बिकम स्कैंटी और पर्जिंग और मोरली यूजुअली कॉन्स्टिपेशन इसमें मिलता है। नर्वस सिस्टम के अंदर हेडेक, विटिलिगो, वर्टिगो, स्लीपलेस, नर्वस सिस्टम में हेडेक, वर्टिगो, स्लीपलेसनेस, पैरालिसिस, लॉस ऑफ विजन, ये सब देखने को मिलता है। आपको ये जरूर याद रखना है कि 20 और 40 है ग्राम्स एसिटेट और कार्बोनेट, ए फिर सी आता है। ठीक है, तो ए में 20 आएगा और इसमें 40 आएगा, ये आपको याद रखना है। फर्टिल पीरियड 2 से 3 दिन है। लेड की क्रोनिक पॉइजनिंग, इन सबके मैंने एक ट्रिक डाली हुई है, वो भी देख सकते हो। इसका कॉज ऑफ डेथ याद रखना है, सर्कुलेटरी फेलियर है। वही सब फिर जैसे हम लोग गैस्ट्रिक लेवाज देते हैं, मॉर्फिन देते हैं, परगेटिव्स विद डिमल्सेंट्स देते हैं, वो हमें इसमें देना है। इसमें किलेटिंग एजेंट्स भी देने हैं जैसे कि ईडीटीए, कैल्शियम वर्सेनेट बाय आईवी। ये हेल्प क्या करेगा, ये मेथड हेल्प करता है लेड को टिश्यूज से रिमूव करने में, एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि, तो ये याद रखना है। फिर इसमें बॉडी इमेसिएटेड मिलेगी और राइगर मोटिस जल्दी मिलेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्टमक और इंटेस्टाइन की वो थिक मिलेगी, रॉडेड मिलेगी, रेड कलर की। ब्लू लाइन कहाँ मिलेगी, गम मार्जिन पे, और लीवर और किडनी हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड, हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग को ही हम प्लम्बिज्म बोलते हैं। इनहेलेशन जब लेड डस्ट का करते हैं डाई कॉस्मेटिक ग्लास ऑर्डर फैक्ट्रीज से, तब हमें इन्फ्लेमेशन मिलता है जिसको हम क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग भी कहते हैं। लो डोज कंजम्पशन में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई में लेड पाइप के थ्रू ये प्लम्बिज्म डेवलप होता है। फूड प्रिजर्व रहता है टिन कंटेनर में जिनकी लेड की लाइनिंग होती है। फूड कंटामिनेटेड विद लेड ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन और प्रोलॉन्ग यूज करते हैं अगर हम लोग सिंदूर का, जिसे हम वर्मिलियन भी बोलते हैं, या डाई या कॉस्मेटिक का, वो भी लेड का बना होता है। फेशियल पैलर, अनीमिया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेड लाइन, कॉलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, पैरालिसिस, एंसिफेलोपैथी, रेनोवेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस और रिप्रोडक्टिव मैनिफेस्टेशंस इसमें मेनली देखने को मिलते हैं। तो ये लेड पॉइजनिंग का है जो आपको याद रखना है। इसका ABCDE करके कुछ ट्रिक थी, ये आप चेक कर सकते हो। ई से तो एंसिफेलोपैथी है, फिर सी से आपका कॉलिक एंड कॉन्स्टिपेशन था, यहाँ से बी से हमारी बर्टोनियन लाइंस जो गम में मिलती है, ए से आपका एनीमिया था, एफ से फेशियल पैलर था। तो यही ट्रिक होगी, एक बार आप रिकॉल कर सकते हो वहां से। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन मरकरी से था जिसको हम पारद बोलते हैं और मेनली आपने रसशास्त्र में बहुत इसको पढ़ा भी है। इसको क्विक सिल्वर के नाम से, एंड इट इज द ओनली लिक्विड मेटल विच इज प्रेजेंट एट द रूम
टेम्परेचर एंड इट बिकम्स वॉलेटाइल। और इसमें मेटालिक मरकरी इज नॉट पॉइजनस, लेकिन जब क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होता जीआईटी में, लेकिन ये इनसॉल्युबल भी होते हैं और इसके वेपर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनहेलेशन के थ्रू। अगर हम फोर्सफुल मेटालिक मरकरी को रब से अगर रबिंग करेंगे मेटालिक मरकरी की, तभी इसका ऑब्जॉर्प्शन होता है। मरकरी भी सल्फाइड्रिल ग्रुप के साथ इनहिबिट करके रोकता है प्रोसेस हमारी बॉडी में जितने एंजाइमेटिक है। इसमें मरकरी क्लोराइड, मरकरस क्लोराइड, मरकरिक सल्फाइड, मरकरिक साइनाइड, ये सब देखने को मिलते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो 2 फेजेस में, इनिशियल एंड सेकेंड फेज। इनिशियल में जीआईटी पे काम करते हैं, एक्रिड मेटालिक टेस्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, चॉकिंग सेंसेशन थ्रॉट में। रेनल पे बात करें ओलिगोयूरिया, एल्ब्यूमिनेरिया, हेमाटूरिया, ये सब देखने को मिलता है रीनल डैमेज। सीएनएस की बात करें डेफनेस, हेडेक, एटेक्सिया, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ मेमोरी। सीवीएस की बात करें तो हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया और सर्कुलेटरी कोलैप्स। सेकंड फेज की अगर बात करें, अगर पर्सन सर्वाइव कर रहा है तो सेकंड फेज जो है 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं। अल्सरेटिव ग्लोसाइटिस और गिंगिवाइटिस देखने को मिलता है और रेनल ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस जिसमें पॉलीयूरिया, यूरेमियन एसिडोसिस। मेम्ब्रेनस कोलाइटिस अगर मिले तो उसमें अल्सरेशन एंड हेमरेज। और फैटल डोज की बात करें तो 1 से 4 ग्राम्स और 3 से 5 दिन। कॉज ऑफ डेथ क्यों हो सकती है? कॉज ऑफ डेथ में रीनल फेलियर, हेपेटाइटिस, स्टारवेशन, डिप्रेशन ऑफ हार्ट और कोलाइटिस। गैस्ट्रिक लवाज हमें देनी होती है प्रोटीनिशियस सब्सटेंस जैसे कि एग, एल्ब्यूमिन, मिल्क और जेलेटिन, ये देके डिमल्सेंट की तरह काम करते हैं और स्टमक की वॉल को कोरोसिव एक्शन से प्रिवेंट करते हैं। 3 टेबल स्पून हमें एनिमल चारकोल 2 कप ऑफ वाटर के अंदर इन द टू एब्जॉर्ब मरकरी सॉल्ट। बाल देते हैं या फिर हम डाइमर्स ऑफ प्रॉल देते हैं 3 से 5 mg पर केजी, ये भी किलेटिंग एजेंट होता है। हाई कॉलोनिक वॉश देते हैं, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस हेल्प करती है एब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव करने में। पोस्टमार्टम में बॉडी वही इमेसिएटेड दिखेगी, साथ में एक्सेसिव लॉस हो चुका होगा वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से। म्यूकोजा के अंदर वही ग्रेइश व्हाइटिश अपीयरेंस और इन्फ्लेमेशन, कंजेशन, करोजन। लार्ज इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड और अल्सरेटेड मिलेगा। उसके बाद लीवर कंजेस्टेड मिलेगा, किडनी स्वेलन और नेक्रोज मिलेगी और स्प्लीन कंजेस्टेड मिलेगा। सुसाइडल पॉइजनिंग इज नॉट कॉमन ड्यू टू पेनफुल डेथ। होमिसाइडल पॉइजनिंग जो होती है वो रेयर होती है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में आकर इनएप्रोप्रिएट अगर मेडिसिनल यूज है। मरकरियल प्रिपरेशंस जो है वो अबॉर्टिफिशिएंट की तरह वर्क करती है और क्रॉनिक मरकरी पॉइजनिंग इंडस्ट्री वर्कर्स में मिलती है। हाइड्रागायरिज्म भी बोलते हैं क्रॉनिक मरकरी पॉइजनिंग को। इसकी जो रिकवरी है फ्रॉम एक्यूट पॉइजनिंग वो इस रिजल्ट कर सकती है, या फिर कंटिन्यूअस अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्सीडेंटली बाय वर्कर्स या इनजुडिशियस यूज हो रहा है या कोई ऑइंटमेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया विद कॉलिक की पेन मिलेगा। कॉलिसाइड में कांस्टेंट मेटालिक टेस्ट मिलेगा। गिंगिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, एक्सेसिव सलाइवेशन विद फाउल ब्रेथ एंड लूजनिंग ऑफ टीथ विद ब्लू लाइन इन द गम एज लाइक इन लेड। एनोरेक्सिया, एनीमिया सेम जैसे लेड में मिलता है। लिम्फोसाइटोसिस इसमें देखने को मिलेगा। साथ में एक मिलता है मर्क्यूरिया लेंटिस, इसका एक कॉमन फीचर जो स्पेसिफिक फीचर है। मरकरी क्या होता है, कॉर्निया और इंटीरियर लेंस कैप्सूल पे जाके डिपॉजिट होने लग जाता है और एक ब्राउनिश रिफ्लेक्स देखने को मिलती है दोनों आइज से व्हेन ऑब्जर्व इन द स्लिट लैम्प। स्किन इरप्शन मिलेंगे, इरिथेमेटस, एक्जेमेटस और पैप्युलर टाइप के। मर्क्यूरियल ट्रैमर्स मिलेंगे इन राइटिंग, जब आप देखोगे पेशेंट लिख रहा है ना तो उसमें मर्क्यूरियल ट्रैमर्स आते हैं। इरिथिज्म की बात करें तो मेंटल सिम्टम्स ऑफनली देखने को मिलते हैं। इसके अंदर मरकरी मिरर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे देखने को मिलता है। इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, शाइनेस, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, मेंटल डिप्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, एंजाइटी एंड इंसोम्निया। रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम द फर्दर एक्सपोजर, साथ में हमें आईएम इंजेक्शन बाल के देने होते हैं, B.E.L, इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। विटामिन सी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है और हाई सल्फर कंटेनिंग अगर फूड खिलाते हैं तब भी इसके सिम्टम्स नहीं आते। जनरल हेल्थ और ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना और रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज सिम्टोमैटिक। तो दिस वाज अबाउट मरकरी, आई हैव कवर्ड दिस। फिर नेक्स्ट जो हमें याद रखना है, अब हम लोग देखते हैं हमारे कितने पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। तो यहाँ से आप अगर देखें तो अभी यहाँ पे हम लोग एनडीपीएस एक्ट पढ़ चुके हैं, दूषी विष पढ़ चुके हैं अगत का, हम लोग वत्सनाप पढ़ चुके हैं, ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग पढ़ चुके हैं, एस्फाइजिएंट्स पढ़ चुके हैं, जीआईटी पॉइजन, कार्डियक टॉक्सिक पॉइजन हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ विष वेग पढ़ लिया, एसिड एंड अल्कली विद एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। कैरोसिन पढ़ लिया, लांगली पढ़ ली, वृश्चिक पढ़ लिया, स्नूही और हड़ताल, कॉपर एक बार डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो नेक्स्ट पढ़ा है कुपीलू पॉइजनिंग, ये भी पढ़ चुके हैं। मरकरी पढ़ चुके हैं, भल्लातक, विष के उपद्रव, विषघातक के लक्षण, एनडीपीएस एक्ट, विष वेग, जल संरस अभी हमने पढ़ा था अलग विष की पॉइजनिंग के टाइम। कोरोसिव पॉइजनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने
विष लक्षण, विष चिकित्सा, अलग विष, धतूरा पॉइजनिंग, सामूहिक विष का प्रयोग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग भी डिस्कस कर लिया हमने, सेरिब्रल स्पाइनल पॉइजन डिस्कस कर लिया, ओपियम किलेटिंग एजेंट्स हमने डिस्कस कर लिया हमने, जांगम विष का अधिष्ठान, दूषी विष, धतूरा पॉइजनिंग, कार्बोलिक पॉइजनिंग और सर्पदंश के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एंटीडोट डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग फेदर टेस्ट, ये हमने कल ही डिस्कस करा था। नेक्स्ट अगर यहाँ से देखिए, जहाँ पढ़ लिया दूषी विष, चित्रक, मूशिका विष, फूड पॉइजनिंग। फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कस कर लिया, मार्किंग नट पढ़ लिया हमने। फिर हम लोग यहाँ से ओपियम पढ़ चुके हैं, लेड पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों को क्रोटन पढ़ना है, इंडियन लिक्रेस, ये डिस्कस करने। मदाते हम लोग पढ़ चुके, गर्विश पढ़ चुके, दूषी विष पढ़ चुके। फिर हम लोग अगत तंत्र की डेफिनेशन एक बार देख लेंगे, ये हमें डिस्कस करनी है। फिर हम लोग धनुर्वात में हमने टेटनस डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। फिर यहाँ से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। मदाते, अल्कोहल पॉइजनिंग, विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो चुके हैं। सावर विष के अधिष्ठान, सेमिकार्पस, लांगली, नाइट, स्कॉर्पियन, ये सब कुछ जो रिमेनिंग बच गए, या तो अगर आपको समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप मार्क करवा देना, अदरवाइज हमने मेन सारे पॉइंट्स पढ़ लिया। अभी रिमेनिंग एक दो पॉइंट्स जो बचे उसे जल्दी से डिस्कस करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है स्कॉर्पियन से, जो पूछा जा रहा था बार बार। तो स्कॉर्पियंस जो होती है वो एरिकनिडा की क्लास से बिलोंग करती है। 8 लेग्ड आर्थ्रोपोड है, क्रैब लाइक दिखती है, 2 पॉइजनस ग्लैंड्स एंड स्टिंग्स में प्रेजेंट होती है। सिम्टम्स रेडनेस, एडेमा, बर्निंग, पेन होता है। सिस्टमेटिक में नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है। रेडनेस, हेडेक, स्वेटिंग, कार्डियक एरिथमा याद रखना है, रेज ब्लड प्रेशर एंड कन्वल्जन्स। इसमें क्या करते हैं, लिम्ब को इमोबिलाइज और टॉर्निकेट बांध देते हैं स्टिंग साइट पे, ठीक है। साइट को वॉश किया जाता है विद वीक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पंचर किया जाता है वहां से, वेनम को बाहर निकाला जाता है, या फिर एंटी वेनम स्पेसिफिक हम कोई यूज कर सकते हैं। 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट फिर 10% सॉल्यूशन ऑफ IV हम स्लोली देते हैं टू रिड्यूस एडिमा। बार्बिटरेट्स जैसे कि फिनॉल बार्बिटॉल वगैरह दे सकते हैं, एट्रोपिन दे सकते हैं, और साथ में रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक। क्या मिलता है, स्टिंग मिलती है वहाँ पे साइट पे, अफेक्टेड साइट सूजी हुई मिलती है। डाइसेक्शन के टाइम पे हमें टिश्यू में कुछ हद तक हेमोरेजिक स्पॉट्स मिलते हैं जिसे हम इकाईमोसिस भी बोलते हैं, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हमें देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलती है इन सम ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि, और इसकी जो पॉइजनिंग है वो मोस्टली एक्सीडेंटल होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी था, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आहार विषाक्तता, दैट इज फूड पॉइजनिंग, इसके ऊपर था। तो फूड पॉइजनिंग इंक्लूड ऑल दी इलनेस जो कि हमें ऐसे खाने से मिली है जिसमें बैक्टीरियल या नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड है। दिस टर्म इज यूजुअली रेफर्ड टू दी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनली साल्मोनेला कॉज करता है। पॉइजनिंग में बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स मिलते हैं। वेजिटेबल ऑरिजिन हो सकता है जिसमें पॉइजनस मशरूम खा लिया, या फिर ऐसी खेसरी दाल जिसे हम बोलते हैं लेथाइरस सटाइवा, वो मिक्स होके खा ली। पॉइजनिंग ड्यू टू एनिमल ऑरिजिन, जैसे पॉइजनस फिश खा ली, या फिर कोई केमिकल बाय मिस्टेक ले लिया गया। तो बैक्टीरियल पॉइजनिंग में आपको याद रखना है, इन्फेक्शन टाइप हो सकता है टॉक्सिन या बॉटुलिज्म। इन्फेक्शन टाइप इंजेक्शन की वजह से होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीआईटी में पहुंच गया, जैसे सैल्मोनेला और शिगेला ग्रुप का। नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, मस्कुलर वीकनेस एंड फीवर। गैस्ट्रिक लवाश देनी है, साथ में पैराफिन एक परगैटिव है वो देना है, ग्लूकोज सेलाइन चढ़ानी है, एंटीबायोटिक्स देनी है जो क्लोरमफेनिकोल होती है एस टाइप की, या फिर एम्पिसिलिन दे सकते हैं फॉर शिगेला ग्रुप। उसके बाद म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल की इन्फ्लेम मिलेगी, अल्सरेटेड मिलेगी, फैटी डिजनरेशन मिलेगा लीवर का, साथ में इंटरनल ऑर्गन्स कंजेस्टेड मिलेंगे। टॉक्सिन टाइप का होगा तो कोई स्ट्रेन मिलेगा पॉइजन का, तो उसके अंदर हमें बी कोलाई, स्टेफिलोकोकाई, कोई भी एंटीरियर टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड मिलेगा। सेलाइवेशन मिलेगी, गैस्ट्रिक एंटराइटिस मिलेगी, साथ में हमें इन्फेक्टिव टाइप ऑफ पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट सेम ही है। बॉट्यूलिज्म आपसे पूछा जाता है अलग से, इस टाइप की फूड पॉइजनिंग जो कि इंजेक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स जो क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम बॉडी में जाके कंटेन करके वो करता है, जिसमें अंडर कुक्ड फूड हो सकता है, पॉटेड मीट्स हो सकती है, टिन्ड फिश हो सकती है, या केन्ड एसिडिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो सकते हैं। इस टॉक्सिन की वजह से एसिटिलकोलाइन इनहिबिट हो जाता है और पैरालिसिस मसल की होती है बाय ब्लॉकिंग द नर्वस इम्पल्सेस एट द मायोन्यूरल जंक्शन। ड्राई थ्रॉट, इसमें डी 3 याद रखने, ड्राई थ्रॉट, डिफिकल्टी इन स्वलोइंग, डिप्लोपिया, जिसमें क्या होती है 2 इमेज हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट की देखने को मिलती है। फिर आपको सी याद रखना है, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोथर्मिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी एंड गैस्ट्रिक, इसके बाद जाकर इंटेस्टाइनल में नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, और लास्ट में डेथ। डायग्नोसिस में बॉट्यूलिज्म की मेनली कैसे मिलती है, बैसिलस फ्रॉम फूड हम आइसोलेट करके उसमें पेशेंट की वॉमिट से, या फिर खाने से, या विजिस से 5 ग्राम या उससे कम, या 24 to 48 आवर्स। सिमिलर टाइप का इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, सेरेब्रा ओडोलम, ये आपको नाम ही नहीं पता होगा, ये धकूर का होता है। ये सेरेब्रा ओडोलम पूरे इंडिया में ग्रो करता है, अनराइप मैंगोज के रिजेम्बलेंस वाला होता है। आप एक बार अपने सिलेबस में देख लेना, अगर आप कोई कवर करवाया है कॉलेज में
तो ये आप इसे पढ़ना। ग्लाइकोसाइड सेरेब्रम मेनली इसमें होता है हार्ट फेलियर, बस याद रखना है। सेम से सिम्टम्स होती है नोजिया, वायलेंट वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, पर्गिंग, ब्रेडिकार्डिया। और कर्नल ऑफ वन फ्रूट इज मोर देन इनफ फॉर द फेटल डोज, और साथ में 1 से 2 दिन इसके अंदर लगते हैं डेथ के लिए। और सेम आपको जो गैस्ट्रिक लवाज हो गई वो सब करना है इसके अंदर। रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, साथ में इंजेक्शंस देने हैं, मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम लैक्टेट। नेक्स्ट आपको क्रोटन टिगिलम हम लोग जयपाल को बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूफोरबिएसी फैमिली का पौधा होता है। इसकी जो गणना है वो फल विश्व में की जाती है। उसके बाद इसको वानस्पतिक शोभक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। शोभक विश्व के अंदर आता है, भारत में सर्वत्र पाया जाता है। अंडकार इसके बीज बादामी रंग के होते हैं। साथ में आपको इसके सिनोनिम्स याद रखना है, इसको दंती बीज, द्रवंती बीज, रेचक और सारक भी बोलते हैं। क्रोटीन और इसका टॉक्सल एल्ब्यूमिन और क्रोटोनासाइड दैट इज ग्लूकोसाइड ग्लाइकोसाइड ये मिलता है। जयपाल के तेल को त्वचा पर लगाने से बहुत बड़े बड़े स्पॉट या ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। दहा और शूल और मरोड़ वमन रक्तयुक्त अतिसार ये करता है। गुद प्रदेश में तीव्र जलन प्रकट होती है और साथ में कोलैप्स होकर मृत्यु हो जाती है। इसकी फैटल डोज क्या है? प्रोडो में 4 बीज ही काफी है, या 20 बूंद तेल, और शीशुओं के अंदर 1 बीज ही मोर देन इनफ एंड 3 बूंद तेल। 4 से 6 घंटे में डेथ हो जाती है और 3 दिन अधिक से अधिक। सामान्य चिकित्सा, लाक्षणिक चिकित्सा, हमाशय वही आंत्रशोथ, श्लेष्मिक कला में रक्तस्राव और उदर में जयपाल बीज मिलते हैं, दैट इज पोस्टमार्टम अपीयरेंस। इतना आपको याद रखना है इसकी। आज का लास्ट क्वेश्चन अगध तंत्र के बारे में पूछा गया था। अगध तंत्र 2 शब्दों से बना है। गध शब्द का मतलब विष होता है, जब उसमें आ उपसर्ग लग जाते हैं तो अगध बनता है, जिसका अर्थ होता है कि गध का मतलब रोग, पीड़ा या विष, उसके अगर उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो वो अगध कहलाता है। न गदहा गदहा अर्थात निरोग रहना, रोग रहित रहना। नास्ति गदो यस्य, नास्ति गदो यस्माद अर्थात विष का नाश करने वाला विज्ञान, उसे हम अगध कहते हैं। तो इसकी जो विस्तृत वर्णन है वो क्या है कि जो रोगों के प्रतिकर उनकी विधाओं का विवेचन करने वाला शास्त्र है उसे हम अगध तंत्र कहते हैं, जिसमें इसके बारे में अलग अलग विषयों के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये अगध तंत्र जो होता है सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दष्ट विष व्यंजन अर्थ जिनके विविध विष संयोग से शमन करता है, उसका उपशमन करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका नाम अगध तंत्र है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो आई होप अब आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्रोटन टिगिलम जैसे दैट इज जयपाल ये भी कवर कर लिया है। अब आई होप आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, और जो बच गए हैं आप वो बुक से रेफर कर सकते हो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। और अगर कुछ समझना है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियो।